गुड मॉर्निंग। राधे राधे। चलिए, आज अपन स्टैंडर्ड शुरू करने वाले हैं ऐसे 402 पे क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अपन सबसे पहला वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन सा? ड्यूराफोन वाला। तो देखिए, कंपनी है ड्यूराफोन मोबाइल कंपनी लिमिटेड, हैविंग पैन इंडिया प्रेजेंस एंड मार्केट लीडर इन मोबाइल ऑपरेशन। इट हैज आउटसोर्स ऑल इट्स रेवेन्यू ऑपरेशन इंक्लूडिंग अकाउंटिंग फंक्शन टू शेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। एज एन आइट ऑफ मोबाइल कंपनी, enumerate the factors to be taken into consideration relating to financial report। अब देखिए, एक कंपनी है, उसने क्या क्या है, अपनी अकाउंटिंग रिलेटेड सर्विस क्या क्या है, एक कंपनी है सॉलिसेट सॉल्यूशंस करके, उसको आउटसोर्स करी है। अब ये बोल रहे हैं इस केस में क्या पूछ रहे हैं, एज एन ऑडिट ऑफ दिस कंपनी व्हाट फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन रिलेटिंग टू इट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो स्पेसिफिकली किसका क्वेश्चन है? ऐसे 402 का। किसका क्वेश्चन है? ऐसे 402 का। ऐसे 402 क्या बोलता है? ऐसे 402 क्या बोलता है, अगर एंटिटी जिसके आप ऑडिट कर रहे हो, अगर वो सर्विस क्या कर रही है, आउटसोर्स कर रही है, और वो सर्विस आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। क्या करती है? आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है। उस केस में आपको क्या करना है, ऐसे 402 से क्या करना है, कंप्लाई करना होता है। राइट? क्या करना होता है? ऐसे 402 से कंप्लाई करना होता है। अब ध्यान रखना, मैंने आपको कुछ बेसिक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किए थे, एक बार उसको वापस देख रहे थे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है। जैसे कि क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन जो होते हैं, मान लीजिए उनको है ना, वो अफेक्ट कर रही है, या फिर जो इंटरनल कंट्रोल है उससे रिलेटेड, या फिर उसको अफेक्ट कर रही है, या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रही है, या फिर जो उसमें अकाउंटिंग एस्टिमेट वगैरह होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, राइट, उसको इफेक्ट कर रही है, या फिर उससे रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज है, या फिर उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, अदर डॉक्यूमेंट्स, उनको अफेक्ट कर रही है, तो ये क्या माना जाता है कि वो एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रही है, और उस केस में ऑडिटर को क्या करना होता है, ऐसे 402 से कंप्लाई करना होता है। देखिए, देखिए क्या बोलता है, ऐसे 402 क्या बोलता है, जो यूजर ऑडिटर होता है उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है व्हेन अ यूजर एंटिटी यूजेस द सर्विस ऑफ वन और मोर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर वो ना अपनी सर्विस आउटसोर्स कर रही है, राइट, और वो ऐसे 402 के स्कोप में आती है, तो ऑडिटर क्या करना है, ऐसे 402 से कंप्लाई करना है। अब ये बोलता है कि कब है ना स्कोप में आएगी, तो देखिए, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर रेलेवेंट टू ऑडिट ऑफ यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन दो सर्विस एंड द कंट्रोल ओवर देम आर पार्ट ऑफ यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सिंपल सी बात है, अगर वो एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से क्या है, रेलेवेंट है, तो ध्यान रखना वो ऑडिटर के स्कोप में कवर होगी, ऑडिटर को 402 से कंप्लाई करना होगा। अब इसमें कुछ एग्जांपल दिए थे कब कब वो है ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट माना जाता है। तो जैसे कि अगर वो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, या फिर जिस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इनिशिएट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको अफेक्ट कर रही है, राइट। अगर वो क्या कर रहे हैं, इन रिलेटेड सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, या फिर रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अफेक्ट कर रही है। ये एक और एग्जांपल दिया हुआ है इवेंट एंड कंडीशंस का, अदर देन ट्रांजैक्शंस, राइट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करती है, या फिर बाद में अकाउंटिंग एस्टिमेट वगैरह की बात करता है, या फिर जनरल एंट्री जो उसके रिलेटेड जो कंट्रोल्स है उसकी बात करता है, राइट। तो बड़ा ही सिंपल है, ध्यान रखना, सिंपल सी बात यही है कि अगर वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसे 402 अप्लाई होगा, ऑडिटर को उससे कंप्लाई करना होगा। तो इस केस में आपको एक कंक्लूजन देना है, ध्यान रखना, इसमें आपको क्या करना है, एट द एंड आपको एक कंक्लूजन देना है कि ध्यान रखना, जो सर्विस आउटसोर्स हो रही है, राइट, दैट इज रिलेटेड टू एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, इन देयर केस ऑडिटर नीड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एस 402, राइट। ये कंक्लूजन आप जरूर देना। देखिए, ये जो यहाँ पे आंसर्स है ना, ये मोस्टली सारे आईसीआई के हैं, राइट। इसलिए काफ़ी बार इस केस में जो आईसीआई ने जो दिया है, बस सिर्फ वही देखना है। अब जो लास्ट में जो मैंने कंक्लूजन आपको प्रेजेंट करने का बोला है, ये मेरा रिकमेंडेशन है, राइट। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसका लास्ट देखे, इसका अपन जैसे अपन नॉर्मली करते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन छोटा है इसलिए मैं पूरा पढ़ रहा था, एक बार फिर भी अपन एक बार इसकी लास्ट टाइम पढ़ते हैं क्या है। देखिए, एक ऑडिटर है जी लिमिटेड का, राइट, आपको उसको असेस करना है हाउ ही कैन ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द जी लिमिटेड यूजेस द सर्विस ऑफ आउटसोर्स एजेंसी इन इट्स ऑपरेशन। देखिए, अभी सिर्फ एक लाइन को पढ़ने से भी आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस है, ऐसे 402 का है, राइट। अब एक बार अपन पूरा क्वेश्चन लेते हैं कि जिससे कोई अपन का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। अब देखिए क्या है, एक मोबाइल फोन की कंपनी है, उसने अपने बेरिंग द मार्केटिंग फंक्शन इट हैड आउटसोर्स
द एंटायर ऑपरेशन लाइक मेंटेनेंस ऑफ मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टमर बिलिंग, पेरोल, अकाउंटिंग फंक्शन एटसेट्रा। ओके, मतलब एक कंपनी है, फोन वाले ना इंडस्ट्री में काम करती है, वो क्या करती है, सिर्फ मार्केटिंग में काम कर रही है, उसके अलावा जितने उसके फंक्शंस थे उसने सब क्या किया है, आउटसोर्स कर लिए, उसने सब क्या किया है, आउटसोर्स कर लिए। अब ये यहाँ पे पर्टिकुलर हमको पूछ क्या रहा है, अब जो सर्विसेज आउटसोर्स करी है, अब देखिए एक बार 402 अप्लाई होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, साथ में उसके रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट देखना है। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, राइट। तो अब ये बोल रहे हैं कि सर्विसेज की आप अंडरस्टैंडिंग कैसे लोगे, तो अपने इसमें 4 पॉइंट थे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, राइट। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और दूसरा हम क्या करेंगे, उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। सेकंड हम क्या करेंगे, मटेरियलिटी ऑफ द है ना ट्रांजैक्शन देखेंगे, राइट। वो कितना मटेरियल, जो सर्विस दी हुई है वो कितना मटेरियल, राइट। तीसरा हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप, राइट। डिग्री ऑफ इंटरेक्शन कितना है और नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, राइट। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट वगैरह क्या है, हम क्या करेंगे, चार बेसिस के, इन चार फैक्टर्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, सर्विस की अंडरस्टैंडिंग लेंगे और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिस्क को असेस वगैरह करते हैं। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिस्क को असेस वगैरह करते हैं। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, आपको इतना सा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, the auditor would consider nature and extent of activity undertaken by service organization so as to determine whether those activities are relevant to audit and if so, to assess their effect on the audit risk. Accordingly, user auditor is required to obtain an understanding of how user entity uses the service of service organization in the user entity operation, including हम एक तो देखेंगे नेचर ऑफ सर्विस, दूसरा सिग्निफिकेंस, फिर हम देखेंगे नेचर एंड मटेरियल ट्रांजैक्शन जो प्रोसेस कर रहा है, फिर हम देखेंगे डिग्री ऑफ इंटरेक्शन क्या है और फिर देखेंगे नेचर ऑफ रिलेशनशिप, राइट। इन चार बेसिस पर हम क्या करेंगे, रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखिए क्या क्वेश्चन है, अब देखो इसकी भी लास्ट लाइन पढ़ते हैं। कमेंट वेदर सीए रमन इज करेक्ट इन रिमूविंग द रेफरेंस ऑफ वर्क डन बाय सर्विस ऑडिटर। सर्विस ऑडिटर की बात हो रही है, मतलब हम एक चीज मान सकते हैं, क्वेश्चन किसका हो सकता है, ऐसे 402 का हो सकता है, राइट। ऐसे 402 का क्वेश्चन हो सकता है। अब देखिए शुरू करते हैं। एक कंपनी है ENN, वो क्या कर रही है, APP की सर्विस ले रही है फॉर इट्स पेरोल ऑपरेशन। फिर ये बोलता रहा है कि पेरोल जो है, प्रोसेसिंग जो पेरोल जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। क्यों, क्योंकि जो कंपनी की टोटल कॉस्ट है उसमें से 65% कॉस्ट किसकी होती है, पेरोल कॉस्ट होती है। अब जो APP है उसने क्या किया है, टाइप 2 रिपोर्ट दी। टाइप 2 रिपोर्ट अगर आपको याद होगी तो ध्यान रखना, वो किसकी बात करती है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की बात करती है। किसकी बात करती है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की। तो अब APP ने भी क्या किया है, इन सर्विस को क्या किया है, आउटसोर्स किया है, राइट। इस तरीके से जो आउटसोर्स, जो APP की जो आउटसोर्स एंटिटी है वो हमारी क्या बन रही है, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, राइट। फिर ये बोले जो टाइप 2 रिपोर्ट दी थी वो कैसी रिपोर्ट थी, कार्व आउट वाली। वो कैसी रिपोर्ट थी, कार्व आउट वाली रिपोर्ट, बराबर। तो अभी तक क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी है ENN, उसने क्या किया है, अपनी कुछ सर्विस को APP को आउटसोर्स करी है। वो किससे रिलेटेड है, पेरोल से। और ध्यान रखना पेरोल वाले क्या है, सिग्निफिकेंट, क्योंकि 65% ऑफ टोटल कॉस्ट आ रही है, बराबर। APP ने क्या किया है, कुछ सर्विस को अगेन आउटसोर्स करी है और वो इस तरीके से करी है कि जो थर्ड पार्टी जो ना, थर्ड वाली, वो भी हमारी क्या बन रही है, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। अब जो टाइप 2 रिपोर्ट मिली थी वो कैसी मिली थी, कार्व आउट मिली थी। कैसी मिली थी, कार्व आउट मिली थी, मतलब उसमें जो सब सर्विस वाली है, राइट, जो सब सर्विस वाली है उसकी डिटेल नहीं होगी। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, CA Raman, while reviewing the unmodified audit report drafted by his assistant, found that the reference has been made to the work done by service auditor. CA Raman hence asked his his assistant to remove such reference and modify report accordingly. Okay, देखिए क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, इसका इन सब चीज़ों का तो कोई मतलब ही नहीं था। देखिए क्वेश्चन क्या है, हम क्या कर रहे हैं, एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट इशू कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट इशू कर रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, सर्विस ऑडिटर की जो रिपोर्ट है उसका क्या कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं।
बराबर। असिस्टेंट ने क्या किया है, जो सर्विस जो रिपोर्ट का जो ड्राफ्ट बनाया होगा, जो फॉर्मेट तैयार करी होगी, उसमें क्या क्या है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया है। पर उसके साथ उन्होंने क्या किया है, जो सर्विस ऑडिटर की जो रिपोर्ट था उसका रेफरेंस दिया, सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट का क्या किया है, रेफरेंस दिया है। अब जो इंगेजमेंट पार्टनर है सीए रमन, जो इंगेजमेंट पार्टनर है सीए रमन, वो बोल रहा है कि ये जो आपने किया है वो सही नहीं है, आप क्या करिए, सर्विस ऑडिटर का रेफरेंस से हटाइए। तो ऑफकोर्स जो सीए रमन बोल रहा है वो सही बोल रहा है, वो ऐसे 402 के अकॉर्डिंग सही बोल रहा है। ऐसे 402 क्लियरली बोलता है, क्या बोलता है, इन केस ऑफ अनमोडिफाइड रिपोर्ट, इन केस ऑफ अनमोडिफाइड रिपोर्ट, यहाँ पे आप अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, वहां पे आप सर्विस ऑडिटर के रिपोर्ट का रेफरेंस नहीं दे सकते, राइट। तो उस केस में आप सर्विस ऑडिटर के रिपोर्ट का रेफरेंस नहीं दे सकते, पहला। दूसरा, अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है कि आपको रेफरेंस देना मैंडेटरी है, राइट, तो उस केस में आपको एक स्टेटमेंट देना होता है क्या, कि उस रेफरेंस के कारण, राइट, उस रेफरेंस के कारण जो ऑडिटर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है, वो सोल रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर द ऑडिटर ओपिनियन। तो इस केस में जो सीए रमन बोल रहा है कि अनमॉडिफाइड रिपोर्ट के केस में आप उसका रेफरेंस नहीं दे सकते, वो सही कह रहा है, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, यूजर ऑडिटर shall not refer to report of service auditor unless required by law and regulation। फिर ये क्या बोल रहा है, if such reference is required by law and regulation, user auditor report shall indicate that the reference does not diminish the user auditor responsibility for the auditor opinion। अभी क्या बोल रहा है, in the given case CA Raman while reviewing the unmodified audit report drafted by the assistant found that a reference has been made to work done by service auditor। CA Raman hence asked his assistant to remove such reference and modify the report accordingly। Now, contention of CA Raman is in removing reference of work done by service auditor in order, as in case of unmodified audit report, user auditor cannot refer to work done by service auditor, right? ओके एक सेकंड का होल्ड करिएगा। ओके तो अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, रिपीटेड है ये, अगेन रिपीटेड है, एक बार आप इसको सेल्फ देख सकते हो। क्योंकि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। अपन एक और चीज देख लेते हैं साथ में, ध्यान रखना, ये दोनों ही केस कौन से थे, अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के थे। मान लीजिए अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो ध्यान रखना उसमें, अगर उस मॉडिफिकेशन के रीजन को समझाने के लिए अगर उस रिपोर्ट का रेफरेंस देना जरूरी है, तो उस केस में ध्यान रखना आप रेफरेंस दे सकते हो इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। और ध्यान रखना अगर आप ऐसा रेफरेंस दे रहे हो तो आपको उसके साथ में एक स्टेटमेंट देना जरूरी है कि इसके कारण ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी भी लास्ट से शुरू करते हैं। देखिए, एज एन ऑडिटर व्हाट वुड बी योर consideration regarding the nature and extent of activity undertaken by service organization so as to determine whether those activities are relevant to auditor and if so to assess the effect on the auditor risk। चलिए, तो मतलब ये वाला क्वेश्चन भी किसका है, ऐसे 402 का है। ठीक है, एग्जाम में आपको इस चीज को पढ़ने में सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, पर आपको एक है ना मेजर एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किसके बारे में पूछना चाह रहा है। तो फिर अपन एक पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो एक सही फ्रेमिंग बनेगी, तो अपना आंसर अच्छे से क्या कर पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे। और दूसरा अपन को क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। इनके देखिए यहाँ पे अपन को क्वेश्चन छोटे छोटे लग रहे हैं, पर एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है अपन को थोड़े से बड़े लगते हैं, बराबर। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। इस केस में आपको क्या करना चाहिए, लास्ट की 2 लाइन पढ़ोगे ना, तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी फील करेगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आप एक टेक लिमिटेड है उसकी ऑडिट कर रहे हो, राइट। उसने क्या किया है, अपना जो अकाउंटिंग डेटा है वो क्या क्या आउटसोर्स किया है, राइट। अब ये बोला है एज एन ऑडिटर व्हाट वुड बी योर कंसिडरेशन रिगार्डिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सर्विस अंडरटेकन बाय
सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू डिटरमाइन वेदर दोज एक्टिविटी आर रेलेवेंट टू ऑडिट। देखिए सबसे पहले हमारा रेलेवेंट है या नहीं है, तो हमको बताना को किसी तरीके से हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है उस एंटिटी के, तो ध्यान रखना उसमें ऐसे 402 अप्लाई होता है, ऑडिटर को क्या करना होता है, उससे कंप्लाई करना होता है, राइट। तो पहला तो आप अपना आंसर ये दोगे, राइट। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ सो टू असेस द इफेक्ट ऑन ऑडिट रिस्क डिस्कस विद रेफरेंस टू रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और दूसरा क्या बोल रहा है कि आप उसकी किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग लोगे, राइट, मतलब आप किस तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करोगे। तो उसमें अगेन आपको 4 फैक्टर बताने हैं, कौन सा, नेचर एंड मटेरियलिटी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, मटेरियलिटी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप एंड डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, राइट। तो अगेन ये रिपीटेड जैसा है, अगेन ये रिपीटेड जैसा है, ध्यान रखना ये पार्ट कंप्लीट रिपीट है। अब इंस्टीट्यूट ने एक पार्ट का आंसर नहीं दिया था, राइट, कि इसने बोला था ना रेलेवेंट टू ऑडिट है या नहीं है, तो आपको 3 लाइन के एक छोटी सी लाइन लिख लेनी है, क्या, कि जो एंटिटी ने सर्विस आउटसोर्स करी है दैट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग प्रोसेसिंग, राइट, और उसके जो भी स्टोर वगैरह जो भी था, तो दैट इज मतलब वो क्या कर रहा है, हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, राइट। इसलिए ध्यान रखना इज रेलेवेंट टू ऑडिट एंड ऑडिटर नीड टू कंप्लाई विद एसए 402। तो एक पार्ट का आपको आंसर ये देना है, दूसरे पार्ट का दूसरे पार्ट का आंसर आपको क्या करना है, ये वाला देना है, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखते हैं। ऐसे 450 एक ही क्वेश्चन है, ऐसे 450 में एक ही क्वेश्चन है, वो भी बहुत टाइम पास वाला। देखिए क्या क्वेश्चन है, इन ऑडिट प्लान फॉर टी लिमिटेड एज द ऑडिट पार्टनर यू वांट टू हाईलाइट द सोर्स ऑफ मिस स्टेटमेंट, ध्यान रखना सोर्स ऑफ मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम अदर देन फ्रॉड, मतलब किसकी बात कर रहा है, मिस स्टेटमेंट जो किसके कारण होती है, एरर के कारण, मिस स्टेटमेंट जो एरर के कारण होती है, ये उसकी बात कर रहा है। तो ये क्या बात कर रहा है, आप अपनी टीम को बताओगे कि किस किस तरीके से है ना मिस स्टेटमेंट एरर के कारण हो सकती है। तो मान लीजिए कोई डेटा को गलत प्रोसेस किया गया हो, राइट, कोई डेटा को गलत प्रोसेस किया गया हो, या फिर कोई गलत डेटा को प्रोसेस कर लिया गया हो, या फिर कोई ओमिशन हो गया। ध्यान रखना ओमिशन का मतलब क्या होता है, अनइंटेंशनल, राइट, गलती से है ना हम कुछ रिकॉर्ड करना भूल गए हो, या फिर मान लीजिए कोई टाइपिंग एरर हो गई हो, राइट, मान लीजिए हमको है ना 20,000 रिकॉर्ड करना था, हमने 2,000 टाइप कर दिया, या फिर क्या कर दिया 2 लाख टाइप कर दिया, बात समझ में आ रही है। या फिर मान लीजिए जो अकाउंटिंग एस्टिमेट होती है, काफी बार क्या होता है उसमें ऑडिटर का मानना कुछ होता है, मैनेजमेंट का मानना कुछ होता है, तो उसमें भी ऐसे 540 क्या बोलता है, वो क्या होती है, एरर होती है, क्या बोलते हैं उसको नॉर्मली उसमें। देखिए ये एक जनरल एग्जांपल दे रहे हैं, उसमें और बहुत सारे केस हो सकते हैं, तो एक जनरल एग्जांपल है, वो क्या होता है, एरर में काम आता है। या फिर मान लीजिए अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या था, राइट, उसमें आपने फैक्ट को क्या किया था, गलत तरीके से रीड कर लिया, राइट, वो भी क्या होती है, एरर होती है। एरर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मुझे नहीं लगता फाइनल में पूछा जाएगा, तो एक बार पूछा था तो अपने देख लिया। देखिए क्या है, इनएक्यूरेसी इन प्रोसेसिंग डेटा, या फिर कोई ओमिशन होना ट्रांजैक्शन का गलत तरीके से, या फिर इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट ड्यू टू क्लियर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट, या फिर जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्निंग अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट द ऑडिटर कंसीडर अनरीजनेबल, और द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी दैट द ऑडिटर कंसीडर्ड इनएप्रोप्रिएट, राइट, उसको भी क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो बहुत टाइम पास है। एक्चुअली क्या था कि ऐसे 450 के जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो अपने यहाँ पे नहीं डाले, वो रेलेवेंट स्टैंडर्ड के साथ डाल दिए, राइट। कुछ अपने 320 के साथ भी डाले थे, कुछ अपने आगे वाले जो स्टैंडर्ड्स आएंगे, जैसे अपने कुछ पहले वाले स्टैंडर्ड्स भी देखे, राइट, वहाँ पे भी क्या होता है कि ऐसे 450 का जहाँ पे रेफरेंस होता है अपन क्या करते हैं वहाँ पे दे देते हैं, तो उसके क्वेश्चन अपने यहाँ नहीं डाले। ऐसा मत समझना ऐसे 450 इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफकोर्स ऐसे 450 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अपन ऑडिट कर दिया, लाइक इनिशियली अपन क्या करते हैं, मटेरियल, देखिए ऑडिट में अपन मटेरियल स्टेटमेंट देखते हैं, तो एक तो अपन मटेरियल इनिशियल लेवल पे सेट करते हैं, फिर सारा ऑडिट कंप्लीट होने पे अपन क्या करते हैं, फिर से एक बार मटेरियलिटी को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं, सॉरी रिवाइज नहीं, अपन रिव्यू करते हैं कि वो अभी भी वैलिड है या नहीं है। तो ये कौन बोलता है, ऐसे 450 बोलता है, क्या मतलब मिस स्टेटमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट देखो कि वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, राइट, उससे पहले एक बार मटेरियलिटी को आप क्या करिए, फिर से रिव्यू करिए, बराबर। ऐसे 450 के अकॉर्डिंग ही अपन देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटेड है या नहीं, राइट। तो ऐसे 450 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड देख रहे हैं कौन सा, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, बहुत इजी है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए अपन पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, द ऑडिटर ऑफ एसएस लिमिटेड accepted the gratuity liability valuation based on the certificate issued by qualified actuary. However, the auditor noticed that the retirement age adopted is 65 years
एज अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिटायरमेंट एज ऑफ 60 ईयर, द कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज कमेंट। ओके, अब देखिए क्या है, मैनेजमेंट ने क्या किया है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज किया, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज किया है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल रिपोर्ट, बराबर। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का एक्सपर्ट बना रहा है तो उस केस में ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, उस केस में ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो पहला तो वो वाली चीज। दूसरा ध्यान रखना, इसने जो सिग्निफिकेंट एजम्पशन लिया, राइट, इन केस ऑफ ग्रेजुएटी का वैल्यूएशन में जो सिग्निफिकेंट एजम्पशन लिया है दैट इज द एज ऑफ, राइट, जो एज के रिलेटेड जो फैक्टर था वो उसने क्या लिया है 65, और करंट एज क्या है, करंट एज क्या है 60। अब फ्यूचर में बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अभी तक तो प्रोपोजल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी सब अलग बात है, पर आज की डेट पे, प्रेजेंट डेट पे जब आप मेजर कर रहे हो तब डेट क्या है, तब एज क्या है 60, और जो जो एक्सपर्ट है उसने क्या लिया है 65, मतलब उसने जो सिग्निफिकेंट एजम्पशन लिए हैं वो क्या है अनरीजनेबल, क्या है अनरीजनेबल है, बराबर। अब देखिए ऐसे 500 क्या बोलता है, ऑडिटर क्या करेगा इस केस में, ऑडिटर क्या करेगा, तो सबसे पहले ऑडिटर देखता है जो डेटा जो एक्सपर्ट ले रहा है क्या वो कंप्लीट है, एक्यूरेट है, रेलेवेंट है, रीजनेबल है, राइट। दूसरा उस डेटा पे जो सिग्निफिकेंट एजम्पशन ले रहा है ऑडिटर अगेन देखता है क्या वो रेलेवेंट और रीजनेबल है। फिर उसकी जो फाइंडिंग्स और कंक्लूजन होता है ऑडिटर अगेन देखता है क्या वो है ना रेलेवेंट है, क्या वो रीजनेबल है, राइट। क्या देखता है ऑडिटर, इन तीन चीजों के बेसिस पर ऑडिटर क्या करता है उसके वर्क को इवेल्युएट करता है, बराबर, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के वर्क। अब यहाँ पे इसने जो सिग्निफिकेंट एजम्पशन दिए हैं वो क्या है अनरीजनेबल, इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, अब देखिए सिग्निफिकेंट एजम्पशन को ये एज्यूम करना, एस्टिमेट करना, उसको लेना, उसको अप्लाई करना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एक्सपर्ट की। ऑडिटर क्या करता है उसको वापस से चेक करता है कि वो अनरीजनेबल तो नहीं है। अब इस केस में यहाँ पे क्या है अनरीजनेबल है तो ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट को इसको करेक्ट करने का बोलेगा। क्या बोलता है ऐसे 500 तो ऑडिटर को क्या करना है टू इवेलुएट द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट से एक्चुअली बिफोर एडॉप्टिंग द सेम। ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट की इंफॉर्मेशन को यूज करे एज ऑडिट एविडेंस, उससे पहले ऑडिटर को क्या करना है उसको इवेल्युएट करना है, राइट। पर्टिकुलरली ऑडिटर क्या देखेगा उसमें, पहला तो जो उसने जो डेटा लिया है वो उसका रेलेवेंट, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी देखेगा। फिर उसने जो सिग्निफिकेंट एजम्पशन लिया, उसने जो एजम्पशन लिए हैं देखेगा क्या वो रेलेवेंट है, क्या वो रीजनेबल है। फिर उसकी जो फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स थे ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा वो रेलेवेंट और रीजनेबल है। अब देखिए अब ये क्या बोल रहा है आगे स्टैंडर्ड, there is no doubt that appropriateness, reasonableness of assumption and method used are responsibility of the expert, right। सही डेटा को लेना, उसमें सही assumption लेना, right, सही मेथड एडॉप्ट करना, वो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एक्सपर्ट की। ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर हैज टू डिटरमाइन whether they are reasonable based on the auditor's knowledge of the client business। इन द इंस्टेंट केस उसने जो एज ली, जो एक्सपर्ट ने जो एज ली है वो क्या है 65 और करंट एज क्या है 60, मतलब उसने जो लिया है एजम्पशन 65 वो क्या है अनरीजनेबल है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, तो जो उसने जो एजम्पशन लिया है ऑफ 65 ईयर वो क्या है अनरीजनेबल है, राइट। Hence, the auditor is required to bring out the fact to the notice of management and advise modification accordingly. In case of failure of compliance of the same, the auditor may qualify the report। ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप मैनेजमेंट TCWG को कम्युनिकेट करोगे कि ये गलत है, आप क्या करिए इसको करेक्ट करिए। मैनेजमेंट कर देती है तो ऑडिटर उसको चेक करता है, राइट। अगर नहीं करती है तो ऑडिटर क्या करेगा, अगेन TCWG को कम्युनिकेट करेगा कि इसका इफेक्ट हमारे ओपिनियन पे जाएगा। उसके बाद ऑडिटर क्या कर सकता है, अपने ऑडिट ओपिनियन पे क्या करेगा, इसका इफेक्ट देखेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई कर सकता है, राइट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ के आपको एक चीज पे ध्यान चलना चाहिए कि मैनेजमेंट ने क्या किया था, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज किया था, राइट। सबसे पहले इस चीज पे ध्यान जाना चाहिए था, तो इससे अपन को पता चल जाएगा क्वेश्चन किसका है, ऐसे 500 का क्वेश्चन किसका है, ऐसे 500 का है। फिर उसमें आपको ध्यान पड़ना चाहिए था कि उसने जो जो एज लिए, रिटायरमेंट एज लिए वो क्या है अनरीजनेबल है, राइट। तो क्वेश्चन इन दो चीजों पे क्या था, डिपेंडेंट था। अगर दो चीज आपने आइडेंटिफाई कर ली देन क्वेश्चन इज नथिंग। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए अपन पहले लास्ट की 2-3 लाइनें देखते हैं। ठीक है, क्या है, डिस्कस फ्रॉम व्हाट सोर्स सी कैन ऑब्टेन relevant audit evidence in this regard, how can she challenge management assertion regarding the completeness of export revenue for the year 22-23। अब देखिए पहला तो इसने सोर्स पूछा है कि आपको कौन से सोर्स से आपको एविडेंस मिलेंगे, तो इस सोर्स के बारे में कौन बताता है, ऐसे 500
सोर्स के बारे में कौन बताता है, ऐसे 500। चलिए एक बार क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब एक कोई टीके करके कंपनी है, एक कोई टीका करके कंपनी है, वो क्या बनाती है, टी शर्ट बनाती है, और मान लीजिए उसको क्या कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रही है, राइट। उस टी शर्ट को क्या करती है, वो एक्सपोर्ट करती है। अब जो उसकी जो ऑडिटर है सीए तृप्ति करके उसकी कोई ऑडिटर है, वो क्या कर रही है, उसकी ऑडिट कर रही है। ऑडिट करते वक्त वो उसके एक्सपोर्ट रेवेन्यू को क्या कर रही है, रिव्यू कर रही है, राइट। वो उसके एक्सपोर्ट रेवेन्यू की क्या कर रही है, ऑडिट कर रही है। अब देखिए जब वो एक्सपोर्ट रेवेन्यू की ऑडिट कर रही थी, अब देखिए देखिए अब आगे क्या लिखा है, सी हैज वेरीफाइड ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन एक्सपोर्ट सेल्स account maintained by accounting software from relevant exporter invoice. The export sales are being made on payment of IGST, for which a refund is automatically credited in the account of the company after the goods are shipped. On inquiring from the internal audit staff regarding the recognition of export revenue, she is told that export sales are recognized for the year on the basis of a bill of lading. Oh my god. एक कंपनी है और वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, राइट। और जो एक्सपोर्ट से जो सेल हो रही है उसका जो रिकॉग्निशन है, इनका जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, वो है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, जब हम कोई जो भी मतलब गुड्स वगैरह जब हम शिप करते हैं, तो जो कैरियर होता है जो गुड्स को लेके जाता है, वो क्या करता है, एक हमको डॉक्यूमेंट देता है, राइट। जो भेज रहा है, जो गुड्स भेज रहा है, उसको क्या करता है, डॉक्यूमेंट देता है, उसको क्या बोलते हैं, बिल ऑफ लेडिंग, बराबर। ये कस्टम एक्ट वगैरह बोलता है। अब ध्यान रखना हमारा जो इंडिया 115 है, राइट, जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करता है, वो वहाँ पे ऐसे कोई क्राइटेरिया की बात नहीं करता है कि बिल ऑफ लेडिंग है ना कोई रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ऐसा वो कोई भी क्राइटेरिया की बात नहीं कर रहा है। मतलब जो कंपनी का जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है वो एज पर AFRF नहीं है। पहली बात तो सिंपल सी समझ में आ रही है कि जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है वो एज पर AFRF नहीं है। तो इसमें क्या बोलता है, हाउएवर सी मतलब ऑडिटर इज नॉट कन्विंस्ड with such a response and feels that the same does not appear to be proper. Of course, उसको लगता है कि जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है वो एज पर AFRF नहीं है, बराबर। अब एक चीज आपका ध्यान करना चाहिए, इसने क्या बोला था, एक्सपोर्ट सेल्स आर बीइंग मेड ऑन पेमेंट ऑफ IGST, फॉर विच अ रिफंड इज ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ द कंपनी आफ्टर द गुड्स आर शिप्ड। अब देखिए सी फाइंड्स दैट द 3 export invoices bearing dates in the month of March 23 having value 75 lakh have been not recognized in export revenue on the ground that bill of lading for these invoices were issued in the month of April 2023। मतलब क्या था, कंपनी ने कोई इनवॉइस वगैरह रेज कर दिया होगा, राइट, गुड्स फैक्ट्री से चले भी गए होंगे, पर अभी तक बिल ऑफ लेडिंग नहीं आया है, राइट। अभी तक जो कस्टम अथॉरिटी है उन्होंने बिल ऑफ लेडिंग नहीं दिया है, इसलिए क्या हुआ है कि कंपनी ने उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया। ऑल्दो इनवॉइस कब रेज हुए थे, मार्च के महीने में, गुड्स कब निकल गए थे, मार्च के महीने में, फिर भी कंपनी ने 75 लाख के रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं किया है, 75 लाख के रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं किया है, राइट। तो ये इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, तो देखिए सबसे पहले पूछा था कि क्वेश्चन क्या था कि आपको कौन से सोर्स से रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो GST जो है पोर्टल, आपको वहां से रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस मिल जाएंगे। सबसे पहले तो ईवे बिल वगैरह बना होगा, राइट, तो वो इन द मंथ ऑफ मार्च होगा, बराबर। आपने जो GST रिटर्न वगैरह फाइल किए होंगे उससे आपको रेलेवेंट एविडेंस मिल जाएंगे। जो नेक्स्ट मंथ में आपको जो रिफंड मिले, जो IGST का रिफंड आया होगा, आपको उससे भी रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस मिल जाएंगे, राइट। तो आप इस सोर्स से, राइट, दैट इज द एक्सटर्नल सोर्स एंड दैट इज आल्सो रिलायबल, क्योंकि वो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, ऑफ कोर्स। तो इससे आपको क्या होंगे, रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिल जाएंगे, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है, सी कैन ऑब्टेन रिलायबल ऑडिट एविडेंस by going to GST return filed by company on the GST portal and correlating the same with the e-way bill. She can obtain audit evidence about the company has reflected its export sales in GST return and whether export sales pertaining to 3 invoices having value 75 lakh are reflected in such a return. फिर क्या बोल रहा है, further e-way bill generated on the portal would provide evidence that the goods have moved out of the company's premise
The export revenue should have been booked at the time of goods moved out of the company premise. The company is claiming on an IGST refund. The refund is linked to monthly sales return. This aspect can also be verified. Bill of lading is only a document issued by carrier to the shipper of goods that goods have been taken on the board. She should challenge and counter management assertion on the above grounds and point out violation of the relevant accounting standard and principles. In this way, she can obtain reliable audit evidence. Highlighting such digital other evidence, she can challenge management assertion regarding the completeness of export revenue and point out that revenue are understated. और ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, ये तो था एक क्वेश्चन जो ऑलरेडी आता था। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऑडिटर इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कैसे डील करेगा, राइट। ऑडिटर इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कैसे डील करेगा, तो इस केस में ध्यान रखना, ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा आप क्या करिए, इसको करेक्ट करिए। मैनेजमेंट करेक्ट कर देती है तो ठीक, नहीं करेक्ट करती है तो ऑडिटर क्या करेगा, इसका अपने ऑडिट ओपिनियन पे इफेक्ट दिखेगा, राइट। यहाँ पे ध्यान रखना, ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट मिल गई है, राइट, तो ऑडिटर क्या करेगा इस केस में, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या फिर एडवर्स ओपिनियन देगा, बराबर। तो ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट एक छोटा सा पॉइंट और जोड़ सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी लास्ट से शुरू कर रहे हैं, क्या है देखिए। आल्सो एक्सप्लेन मिस्टर सुशील द मैटर दैट कैन इम्पैक्ट द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस व्हिच हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, राइट। अगेन इससे चीज आपको पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन किसका है, SA 500 का है। क्वेश्चन किसका है, SA 500। इनिशियली अपन को क्वेश्चन SA 500 का लग रहा है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए एक कंपनी है ABC, उसने एक एक्सपर्ट हायर किया। कौन है, एक एक्सपर्ट हायर किया और एक्चुअली वैल्यूएशन, बराबर। और उसकी जो फाइंडिंग्स या कंक्लूजन्स थे या उसकी जो रिपोर्ट थी वो क्या किया, बाद में मैनेजमेंट ने एडॉप्ट करी फॉर प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। अब उसकी ऑडिट कौन कर रहा है, मिस्टर सुशील। Mr. Sushil, the statutory audit of ABC Limited, on the use of information prepared by management appointed expert as audit evidence. Kindly guide Mr. Sushil, the statutory audit of ABC Limited, on the use of information prepared by management appointed expert as audit evidence. Now also explain Mr. Sushil the matter that can impact the nature, timing, extent of audit procedure regarding information to be used as audit evidence which has been prepared using the work of management expert. तो देखिए दो क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे हैं कि पहले तो अगर आप मैनेजमेंट की जो एक्सपर्ट है अगर उसकी इंफॉर्मेशन क्या करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, राइट, आप उसको कंसीडर करना चाहते हो, तो उस केस में उसको कंसीडर करने से पहले आप क्या क्या चीजें ना चेक करोगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट है उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसकी जो वर्क की अंडरस्टैंडिंग है, राइट, हम क्या करते हैं उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, राइट, हम क्या करते हैं उसके वर्क की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तीसरा, उसने जो वर्क परफॉर्म किया, राइट, उसने पर्टिकुलर सिचुएशन में जो वर्क परफॉर्म किया है हम चेक करते हैं क्या वो हमारे ऑडिट के लिए रेलेवेंट है या नहीं, बराबर। तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट करेगा। फिर क्या करेगा, उसके वर्क की अंडरस्टैंडिंग लेगा और फिर देखेगा उसका जो वर्क है क्या वो हमारे ऑडिट के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं, राइट। तीन चीजें। अब ध्यान रखना ये तीन चीजें, अब इसके लिए हम कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते थे, याद है अपने क्लास में बोला था इन तीन चीजों के लिए ऑफकोर्स ऑडिटर को कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो जो ऑडिट प्रोसीजर था उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या रहने वाला है, राइट, वो किस फैक्टर पे डिटरमाइन करेंगे, वो ये क्वेश्चन ने पूछा है, राइट। देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा था, आप मिस्टर सुशील को कुछ मैटर बताइए जो आपके नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। आप कुछ फैक्टर्स बताइए। तो इसमें अपने फैक्टर्स करके देखे थे। देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है। पहला तो मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, दूसरा वहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या था, बराबर। तीसरा आपके जो अदर ऑडिट प्रोसीजर्स है वो आपके पास क्या बोलते हैं, एंटिटी का जो ये जो एक्चुअली है
वो क्या एंटिटी का है ना इंटीग्रल पार्ट है, मतलब एंटिटी का एम्प्लॉय है या फिर कोई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट वगैरह है, बराबर। ऑडिटर का प्रायर एक्सपीरियंस वगैरह क्या बोलता है, ऑडिटर का एक्सपर्ट इसमें क्या बोलता है, बराबर। तो इन बेसिस पे हम क्या करते थे, डिपेंड करता था कि हमारा नेचर टाइमिंग एक्सटेंट क्या रहने वाला है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वगैरह क्या है इस केस में, बराबर। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, फिर अपन ने क्या बोला था, अदर ऑडिट प्रोसीजर या फिर अदर ऑडिट एविडेंस की बात कर ले, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, द नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, whether the management expert is employed by the entity or is a party engaged by it to provide a relevant service, मतलब ये क्या एंटिटी का एम्प्लॉय का पार्ट है या क्या फिर एंटिटी का एक्सटर्नल पार्टी है, राइट, मतलब इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हायर किया है। फिर मैनेजमेंट का उसके है ना वर्क पे कितना कंट्रोल है, कितना इन्फ्लुएंस है, राइट। फिर हम अगर मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट है अगर उसके पास कोई डिग्री वगैरह है, राइट, तो हम देखेंगे, राइट, वेदर ही इज सब्जेक्ट टू एनी टेक्निकल परफॉर्मेंस। फिर ये बोलते हैं नेचर एंड एक्शन ऑफ एनी कंट्रोल विद इन द एंटिटी ओवर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। ये किसकी बात कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहा है इन रिलेशन टू मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। एक बात थी इन्फ्लुएंस की, एक थी क्या थी, कितना इन्फ्लुएंस है, राइट, मतलब कितना वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी है। जब हम ऑब्जेक्टिविटी देखते हैं तब क्या करते हैं, वहाँ पे एंटिटी का इन्फ्लुएंस देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल दिए, अगर इंटरनल कंट्रोल क्या है, इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल क्या है, अच्छे हैं, तो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट है वो क्या होगा, ज्यादा रेलेवेंट होगा हमारे ऑडिट, राइट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। ओके, अभी तो क्वेश्चन काफी सारे हैं, चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। अब इसका भी मैं सबसे पहले लास्ट लाइन देखेंगे, राइट, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है, काइंडली गाइड द ऑडिट पार्टनर एंड मिस्टर श्रेयांश with respect to requirement pertaining to evaluating the objectivity of management expert। तो अगेन इस चीज से मुझे क्या लगता है, क्वेश्चन किसका है, ऐसे 500 का है, क्वेश्चन किसका है, ऐसे 500 का है, राइट। अब अपन पूरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक मिस्टर श्रेयांश है, एक कंपनी है रेड रॉक करके कोई समथिंग, उस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन है, मिस्टर श्रेयांश, राइट। वो क्या कर रहा है, उसकी कोई एनवायरमेंटल रिलेटेड लाइबिलिटी होगी, उसका वैल्यूएशन वगैरह होगा, उसके लिए उसकी एप्रोप्रिएटनेस के लिए ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिटर के एक्सपर्ट को हायर कर रहा है, राइट। ऑडिटर ने क्या किया है, उसकी वैल्यूएशन के लिए, उसके वैल्यूएशन के लिए ऑडिटर ने क्या किया है, एक ऑडिटर एक्सपर्ट को हायर किया है, राइट। अब क्या हो रहा है, जो कंपनी है रेड रॉक करके, वो क्या कर रही है, एक शीतल करके है, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता ये लड़का है लड़की है, मिस्टर लिखा हुआ है, आई डोंट नो, पर एक शीतल करके है, मैं लड़की मानता हूँ, एक शीतल करके है। वो क्या कर रही है, कंपनी उसको पिछले 5 साल से क्या कर रही है, रीअपॉइंट कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, उसको पिछले 5 साल से रीअपॉइंट कर रही है एज ए मैनेजमेंट एक्सपर्ट, राइट। तो इस केस में अभी तक क्या हुआ है, ऑडिटर ने भी एक अपना एक्सपर्ट हायर किया है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी, और जो कंपनी है वो भी क्या कर रही है, एक अपना एक्सपर्ट है जो क्या कर रही है, पिछले 5 साल से उसी एक्सपर्ट से क्या कर रही है, सारा काम करवा रही है, बराबर। अब मिस्टर शीतल ने क्या किया है, मिस्टर शीतल ने क्या किया है, मिस्टर शीतल किस तरीके से है ना लाइबिलिटी का वैल्यूएशन कर रही है, on the basis of completed mining site and the site which will be discarded in the near future and a provision for cleanup cost, the provision was accepted by management, right। मतलब जो उसके एक्सपर्ट ने जो भी काम किया था, जो भी है ना अल्टीमेट उसकी जो फाइंडिंग्स थी, उसके बेसिस पे मैनेजमेंट ने क्या किया, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाए, बराबर। अभी देखिए क्वेश्चन की रामायण बहुत लंबी चौड़ी है, क्वेश्चन एक्चुअली क्या पूछेगा अभी तक मुझे नहीं पता है, राइट। अभी तक ये क्वेश्चन अपन ने लास्ट में देखा था, तो वो क्या था कि किस तरीके से ऑडिटर ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स रिलेटेड हमारे ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने लास्ट में क्वेश्चन ये देखा था, अभी तक उसकी कोई बातें नहीं चल रही, बस एक बात आई है उससे काम की, क्या कि कंपनी क्या कर रही है, पिछले 5 साल से एक ही एक्सपर्ट को हायर कर रही है, बराबर।
अब मिस्टर श्रेयांश जो उसका ऑडिटर है, आफ्टर परफॉर्मिंग इंक्वायरी विद मैनेजमेंट was of the opinion that objectivity of the independent expert cannot be questioned just because he was appointed by management as their expert. Hence, there is no need to raise a question on the objectivity of Mr. Sital or on his work performed for the company. However, audit partner was of the opinion, okay, sorry, my mistake, ठीक है, जो मिस्टर श्रेयांश था वो उसका ऑडिटर नहीं है, सॉरी, मिस्टर श्रेयांश है उसका ऑडिटर नहीं, कोई एंगेजमेंट टीम का पार्ट होगा जो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, राइट। हमारे ऑडिट पार्टनर कोई और है, मिस्टर श्रेयांश का कोई ये क्या है, एंगेजमेंट टीम का पार्ट है, बराबर। अब जो एंगेजमेंट टीम जो मिस्टर श्रेयांश है, जो हमारी एंगेजमेंट टीम का जो मेंबर है, उसका मानना है कि ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट करना जरूरी नहीं है। मतलब मैनेज ये जो मिस्टर शीतल है उसको अगर कंपनी ने जो एक्सपर्ट हायर किया है तो सिर्फ एक्सपर्ट हायर करने के कारण उसको ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट करना जरूरी नहीं है, राइट। मतलब वो कह रहा है कि हम इसकी ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। पर जो हमारा ऑडिट पार्टनर है, राइट, हाउएवर द ऑडिट पार्टनर was of opinion that audit team needs to evaluate the objectivity of an expert engaged by entity irrespective of the fact that he was appointed as an independent expert, बराबर। Kindly guide the audit partner and Mr. Shreyans with respect to requirement pertaining to evaluating the objectivity of the management expert. Okay, देखिए क्वेश्चन सिंपल सा ही था, बहुत लंबी चौड़ी रामायण थी। क्वेश्चन सिंपल सा क्या है, मैनेजमेंट ने क्या किया है, एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट को हायर किया है और वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी है, मतलब एंटिटी के एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, राइट। वो एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है जिसको क्या किया जाए, क्या किया जा रहा है, पिछले 5 साल से रीअपॉइंट किया जा रहा है, बराबर। अब हमारे जो ऑडिट टीम का जो एक मेंबर है वो बोल रहा है कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट करना जरूरी नहीं है, नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। और अगेंस्ट में हमारा जो ऑडिट पार्टनर है वो क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट करना क्या है, मैंडेटरी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज एम्प्लॉय और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, राइट। तो ये बोल रहा है कि इस केस में गाइड करिए कि रेलेवेंट स्टैंडर्ड इस केस में क्या बोलता है, रेलेवेंट स्टैंडर्ड इस केस में क्या बोलता है। तो ध्यान रखना, मैनेजमेंट एक्सपर्ट से कौन रिलेट करता है, एसए 500 क्या करता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेट करता है। वो क्या बोलता है कि ऑडिटर को क्या करना है, अगर ऑडिटर जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने बनाई उसको एज ऑडिट एविडेंस यूज करना चाहता है तो उस केस में ऑडिटर को सबसे पहले जो एक्सपर्ट है उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट करना है। मतलब कोई कंडीशन नहीं लगा रहा है, वो क्लियरली बोल रहा है कि आपको क्या करना है, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उसकी ऑब्जेक्टिविटी को आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, बराबर। मतलब हमारे जो मिस्टर श्रेयांश बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, उनको क्लियरली बोलना है कि ऐसे 500 बोलता है। दूसरा ऐसे 501 ने उसने एक नोट भी दिया था, एडिशन इंफेसाइज किया था कि ध्यान रखना, अगर कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट अगर एंटिटी का इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी उसकी दूसरी एम्प्लॉय से बेटर है, राइट। इसका ये मतलब कहीं नहीं है कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी दूसरे एम्प्लॉय से बेटर है, इसलिए आपको उसकी ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट करना जरूरी नहीं है, राइट। ऐसे 500 क्लियरली बोलता है इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज एम्प्लॉय और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, राइट, ऑडिटर नीड टू इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, बराबर। दूसरा फिर हमको बताना है हमारे एंगेजमेंट पार्टनर को क्या, कि देखिए बहुत सारे थ्रेट होते हैं, जैसे कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट होता है, फाइनेंशियल थ्रेट होते हैं, अदर थ्रेट जैसे इंटिमिडेशन थ्रेट वगैरह होते हैं। तो आपको कुछ थ्रेट के बारे में उनको बताना है, साथ में कुछ रिलेशनशिप बताना है, राइट, जो ऐसे थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल रिलेशनशिप बन सकता है, कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो सकती है, अदर रिलेशनशिप हो सकता है, बिजनेस रिलेशनशिप हो सकता है, जो क्या कर सकते हैं, इस तरीके का थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए राइट, आपको क्या करना है, एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट करना जरूरी है, बराबर। तो जो हमारा ऑडिट पार्टनर है वो सही बोल रहा है। तो देखिए मैंने आपको पूरा ये जो था लिखा हुआ मैंने आपको पूरा एक बार समझा दिया है, राइट। लास्ट में एक बार इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, ठीक है। क्या था, इन द करंट केस, इन केस ऑफ जो भी कंपनी है which reappointed Mr. Sital for his engagement as an independent expert, the audit team was of the view that objectivity of independent expert cannot be questioned just because he was appointed by management as their expert. However, the audit partner had a contrary view. Audit in as per SA 500, audit team should evaluate the objectivity of expert engaged by entity as the threat to objectivity created by being an employee of the entity will always be present. An expert appointed by entity cannot ordinarily be regarded as being more likely to be objective than other employees of the entity. As a result, audit partner is correct in his view, बराबर। तो सिंपल से क्या बोल रहा है, आपको एज पर ऐसे 500
आपको जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उसकी ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट करना चाहिए, मतलब जो ऑडिट पार्टनर जो कह रहा है वो सही कह रहा है, राइट। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था पर बहुत सारी एलिमेंट थी, जैसे आपने देखा कि क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको सिर्फ बताना था कि ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड है ना क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिविटी को लेके मैनेजमेंट एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी को लेके क्या रिक्वायरमेंट है इम्पोज करता है, आपको सिर्फ वो बताना था और बताना था कि पर्टिकुलर केस में क्या होना चाहिए। और ऊपर रामायण बहुत सारी ऊपर रामायण क्या करी बहुत सारी लिखती, राइट। हाँ, आप ध्यान रखना इस चीज में, एक चीज को एम्फेसाइज कर सकते हो कि ध्यान रखना है जब 5 साल से उसका कंटिन्यूस रीअपॉइंटमेंट हो रहा है तो हो सकता है कोई पर्सनल रिलेशनशिप बन जाए, साथ में फाइनेंशियल डिपेंडेंसी वगैरह हो सकती है, तो इस केस में ध्यान रखना थ्रेट हो सकता है, देयर इज हाई चांस ऑफ थ्रेट। इसलिए आपको इस केस में ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट करना क्या है और जरूरी है, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको क्या करना है, एक बार आपको क्या करना है, लास्ट की 2 से 3 लाइन एक बार रीड कर लीजिए, फायदा हो तो वेल एंड गुड, बाकी नुकसान कुछ नहीं होना है, राइट। और मैक्सिमम केस में आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा, मैक्सिमम केस में आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। खास करके जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, खास करके जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं आपको उसमें ज्यादा बेनिफिट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैप लिमिटेड purchase some investment for which there is no ready market, and to assess its fair value it hires an expert, the result of which it can use in preparing its financial statement. Being an audit of company, state the matter which may affect the nature, timing, extent of audit procedure to be adopted by you in the instant case. Again repeated है, ये कौन सा है, रिपीटेड है, अपन आगे ऐसा क्वेश्चन देख लिया था, राइट। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन देखते हैं जो जनवरी 21 में आया था, क्या था, PDJ Limited has engaged an actuary to assess an actuary valuation of a defined benefit obligation, which gratuity and leave encashment liability. As an audit of PDJ Limited, you would like to use the report of the actuary as audit evidence. How would you evaluate the work of actuary? तो अगेन आपको 3 पॉइंट बताना है, हम क्या करेंगे, पहले उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसकी जो वर्क है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, एंड तीसरा हम क्या करेंगे उसका जो वर्क उसने जो परफॉर्म किया चेक करेंगे क्या वो हमारे ऑडिट के लिए रेलेवेंट है या नहीं, रीजनेबल है या नहीं। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसके वर्क की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फिर हम क्या करेंगे एवेल्युएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट वर्क विद रेस्पेक्ट टू फॉलोइंग, हम देखेंगे उसका जो वर्क है क्या हमारे ऑडिट के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं, राइट। पर्टिकुलर सबसे पहले हम उसका डेटा देखेंगे क्या वो रेलेवेंट है, एक्यूरेट है, कंप्लीट है, राइट। फिर हम उसकी जो सिग्निफिकेंट एजम्पशन लिए हम उसको एवेल्युएट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसकी जो फाइंडिंग कंक्लूजन है हम क्या करेंगे उसको एवेल्युएट करेंगे, राइट। ओके लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऐसे 500, देखिए क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ audit of a limited company, the statutory auditor collected written representation from the management. The audit was finalized in addition to other audit procedures, but without making an inquiry, as the statutory auditor was short of time. In the light of information, state the importance of inquiry as one of the method of collecting audit evidence. मतलब ऑडिटर ने क्या किया, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वगैरह तो ले लिया, राइट। और उसने क्या किया, ऑडिट क्या किया, फाइनलाइज कर दी, राइट। पर उसने क्या किया है, किसी तरीके की इंक्वायरी नहीं करी, क्यों, क्योंकि हमारे ऑडिटर के पास टाइम कम था, बराबर। ऑडिटर ने क्या बोला, मेरे पास टाइम कम था इसलिए क्या किया मैंने इंक्वायरी वगैरह नहीं करी है, राइट। ऑडिटर ये कह रहा है, तो अब ये बता रहा है क्या, बताइए कि इन द लाइट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्वायरी इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिटर एविडेंस। मतलब सबसे पहले बोल रहा है कि स्टैंडर्ड्स आपको हिसाब से आपको बताना है क्या ऑडिटर इंक्वायरी वगैरह को लीव आउट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो क्यों लीव आउट नहीं कर सकता, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बराबर। तो सबसे पहले ऐसे 500 डील करता है, राइट, किसका, मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस, इसको कौन डील करता है, ऐसे 500, कौन डील करता है, ऐसे 500, वो वहाँ पे बहुत सारे तरीके बताता है, राइट, इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, राइट, टेस्ट काउंट वगैरह,
रीपरफॉर्मेंस वगैरह, बराबर याद है आपको। तो वहां पे एक और है ना था प्रोसेस, क्या था, इंक्वायरी, क्या था, इंक्वायरी। अब ध्यान रखना, जो रेस्पॉन्स होता है वो इंक्वायरी का क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं, ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं जहाँ पे इंक्वायरी क्या करता है, ज्यादा रिलेवेंट है ना, एविडेंस देता है, राइट। इसलिए ध्यान रखना, आपको इंक्वायरी क्या करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, बिना इंक्वायरी के आपको अपनी ऑडिट फाइनलाइज नहीं करनी चाहिए थी, राइट। खास करके जहाँ पे मैनेजमेंट का जो इंटेंट है, राइट, मैनेजमेंट का जो इंटेंट है, उस केस में सबसे जो रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, मैनेजमेंट की इंक्वायरी से। और साथ में उससे क्या रेस्पॉन्स मिलता है, राइट, वो उसका क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, राइट। देखिए क्या बोलता है, पहला तो जो इंक्वायरी है वो वन ऑफ द मेथड है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने का। फिर इंक्वायरी होता क्या, इंक्वायरी का मीनिंग बताया है, सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सन। इंफॉर्मेशन कैसे भी हो सकती है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, विद इन एंटिटी, आउटसाइड द एंटिटी। The inquiry is used extensively throughout the audit in addition to other audit procedures. Inquiry may range from formal written inquiry to informal oral inquiry. Evaluating response to inquiry is an integral part of the inquiry process. ध्यान रखना मैंने क्या बोला, जो रेस्पॉन्स होता है मैनेजमेंट से वो ध्यान रखना उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। फिर ये बोलता है रेस्पॉन्स टू इंक्वायरी मे प्रोवाइड ऑडिटर विद द इंफॉर्मेशन नॉट प्रीवियसली पजेस्ड और विद corroborative audit evidence. Alternative response might provide information that differs significantly from other information that the auditor has obtained. In some cases, response to inquiry provide a basis for further audit procedures or to modify or perform additional audit procedures. फिर ये क्या बोलता है, although corroboration of evidence obtained through inquiry is often particular importance in the case of inquiry about management intent, right? The information available to support management intent may be limited. ठीक है, मैनेजमेंट के इंटेंट को सपोर्ट करने के लिए जो ऑडिट एविडेंस होते हैं लिमिटेड होते हैं, इसलिए जो इंटेंट के रिगार्डिंग जो ऑडिट एविडेंस मिलता है वो प्राइमरी कहाँ से मिलता है, इंक्वायरी से, राइट, कहाँ से मिलता है, इंक्वायरी से, बराबर। ठीक है, काफी बार जो एस्टिमेट वगैरह करती है तो मैनेजमेंट वहाँ पे क्या करती है, तो अच्छा है ना, मैनेजमेंट के कुछ कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं, मैनेजमेंट उसके बेसिस पे क्या करती है, एस्टिमेट करती है, मैनेजमेंट इंटेंट। तो उस इंटेंट को राइट इवेल्युएट करने के लिए, राइट, उसके लिए सबसे जो बेसिक एविडेंस होता है वो कौन सा होता है, इंक्वायरी होता है, राइट। इन दिस केसेज अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट पास्ट हिस्ट्री ऑफ कैरिंग आउट इज लिस्टेड इज स्टेटेड इंटेंशन ऑफ management stated reason for choosing a particular course of action and management ability to pursue a specific course of action may provide relevant information to corroborate the evidence obtained through inquiry, right. तो बड़ा ही टाइम पास क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता फाइनल लेवल पे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट, कौन सा, SA501, कौन सा शुरू कर रहे हैं, SA501। चलिए अब इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लाइन देखते हैं कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए, यू आर ऑडिटर ऑफ, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज मेसर्स OPQ and company how sufficient appropriate audit evidence regarding existence and condition of inventory may be obtained. How an auditor is supposed to deal when attendance at physical inventory counting is impracticable, right? Okay, तो इससे क्लियरली पता चल रहा है क्वेश्चन किसका है, SA501 का है, बराबर। तो चलिए एक बार क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, LMN Limited supplies navy uniform across the country. The company has 4 warehouses at a different location throughout the India and 5 warehouses at the border. Total 9 है ना warehouse है। The major stock are generally supplied from the borders. क्योंकि क्या है, नेवी यूनिफॉर्म है, ऑफ कोर्स बॉर्डर से ही सप्लाई होगी, बता रहा है। नो, LMN Limited appointed Messrs OPQ and company to conduct this audit for the financial year 22-23. Mr. O, partner of Messrs OPQ, attended all the physical inventory counting conducted throughout the India, but could not attend the same at the border due to some unavoidable reason. जो बॉर्डर पे जो वेयर हाउस थे वो क्या कर रहा है, उसकी है ना जो फिजिकल जो था इन्वेंट्री काउंटिंग वो उसको अटेंड नहीं कर पाया, और वो कैसा है, इनप्रैक्टिसेबल है, राइट।
You are required to advise Messrs. OPQ and company how sufficient appropriate audit evidence regarding existence and condition of inventory may be obtained, और अगर इम्प्रैक्टिसेबल है, राइट, अगर फिजिकल इन्वेंटरी काउंट को अटेंड करना इम्प्रैक्टिसेबल है तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा। तो देखिए पहला तो बेसिक क्वेश्चन है, ऑडिटर क्या करेगा, उसके जो फिजिकल इन्वेंटरी काउंट है उसको क्या करेगा, अटेंड करेगा। क्या करेगा, अटेंड करेगा। क्यों करेगा, पहला तो जो मैनेजमेंट का जो इंस्ट्रक्शन है प्रोसीजर है उसको इवेल्युएट करने के लिए, राइट। दूसरा क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि जो एम्प्लॉय जो उस प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे हैं क्या वो अप्रोप्रिएटली उसको परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। उसके जो रिजल्ट जो निकाल रहे हैं क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। साथ में ऑडिटर क्या करेगा, खुद कुछ है ना जो प्रोसीजर खुद भी कुछ परफॉर्म करेगा, टेस्ट परफॉर्मेंस करेगा, टेस्ट काउंट करेगा। साथ में ऑडिटर क्या करेगा, इंस्पेक्शन भी कर सकता है। इंस्पेक्शन क्यों करेगा, जिससे ऑडिटर क्या पता चलेगा, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी कंडीशन वगैरह पता चलेगा, राइट। तो ये तो थे बेसिक प्रोसीजर। साथ में ऑडिटर क्या करेगा, इनके जो रिजल्ट्स आए, राइट, जो प्रोसीजर के जो रिजल्ट्स आए हैं, ऑडिटर क्या करेगा, उसके जो एंटिटी का जो इन्वेंटरी रिकॉर्ड है उससे क्या करेगा, उसको रिकंसिलिएट करेगा, राइट। क्या करेगा, उससे रिकंसिलिएट करेगा। इस तरीके से ऑडिटर को क्या मिलेगा, जो इन्वेंटरी उसकी एग्जिस्टेंस जो कंडीशन है उसके रिगार्डिंग ऑडिटर को क्या मिल जाएगा, साई मिल जाएगा, बराबर। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन क्या था कि अगर इम्प्रैक्टिसेबल है, अगर क्या है इम्प्रैक्टिसेबल है तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अगर फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करना इम्प्रैक्टिसेबल है तो आप क्या करोगे, उसमें अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। आप क्या करोगे, उसमें अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ साई, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ साई, बराबर। फिर आपको कुछ एग्जांपल दे देने हैं अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर के, बराबर। जैसे कोई सब्सिक्वेंट सेल वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, राइट, या फिर अदर जो इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स वगैरह है, आप क्या करोगे, उसको चेक करोगे, राइट। आप क्या करोगे, उसको जो रिकंसिलिएट वगैरह भी कर सकते हो, बराबर। साथ में अगर आपको अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से सही नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, एज पर एस 705 आप क्या करोगे, एज पर एस 705 क्या करोगे, अपने ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई करोगे, राइट। तो देखिए क्या बोलता है, ऑडिटर किस तरीके से सही ऑप्शन करेगा। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, जो फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग है उसको अटेंड करेगा। क्यों अटेंड करेगा, इन ऑर्डर टू इवेलुएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटीज फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंट प्रोसीजर, इंस्पेक्ट द इन्वेंटरी एंड परफॉर्म अ टेस्ट काउंट। साथ में ध्यान रखना इसके जो रिजल्ट्स है ऑडिटर क्या करेगा, उसको एंटिटी का जो इन्वेंटरी रिकॉर्ड है उसको क्या करेगा, उससे रिकंसिलिएट करेगा। फिर ये बोलता है कि आपको अटेंड क्यों करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो देखो कि मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर है क्या वो एडिक्वेट है, दूसरा क्या वो रिलायबल है, और इससे अटेंड करने से ऑडिटर को क्या पता चलेगी, जो इन्वेंटरी है उसकी एग्जिस्टेंस और कंडीशन पता चलेगी। ठीक है, सबसे पहले तो ऑडिटर को इंस्पेक्ट करने से क्या पता चलेगा, उसकी एग्जिस्टेंस और उसकी कंडीशन, राइट। फिर देखिए क्या जो मैनेजमेंट का जो इंस्ट्रक्शन जो प्रोसीजर जो मैनेजमेंट ने लिखा है अपने डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम में, राइट, क्या उससे एक्चुअली कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑडिटर जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडिटर क्या करेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा ना, तो पता चलेगा उनके जो है ना जो मैनुअल है उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट है क्या वो उससे कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर इससे ऑडिटर को क्या पता चलेगा, मैनेजमेंट के जो काउंट प्रोसीजर क्या वो रिलायबल है या नहीं। फिर ये बोल रहे हैं अगर क्या है इम्प्रैक्टिसेबल है, राइट, अगर इम्प्रैक्टिकल, अगर वो फिजिकल इन्वेंटरी काउंट परफॉर्म करना, अटेंड करना पॉसिबल है ही नहीं, उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा टू ऑब्टेन साई, बराबर। फिर हमको कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट रिलेशन टू सब्सिक्वेंट सेल ऑफ स्पेसिफिक इन्वेंट्री, राइट। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करोगे, एज पर एस 705 अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करोगे। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। सबसे लास्ट लाइन देखते क्या है, डज द अबव केस हाईलाइट to a situation of impracticability of attendance at inventory counting in terms of requirement of SA 501, how should the auditor proceed in such a situation। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, खुद ने ही बोल दिया कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, SA 501 से। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। जो इस क्वेश्चन में कोई सिचुएशन दी हुई होगी, राइट, हमको देखना है कि क्या वो सिचुएशन टेम्पररी है या फिर परमानेंट है, मतलब यहाँ पे इम्प्रैक्टिसेबिलिटी वाला है ना पॉइंट आ रहा है, या फिर ऑडिटर इसको बाद में अटेंड कर सकता है, वो वाला पॉइंट, राइट। तो देखिए क्या है, एक ऑडिटर है CA प्रभजोत, कंपनी का कोई वेयर हाउस वगैरह होगा उत्तराखंड में,
राइट। अब क्या हुआ है, सीए प्रभजोत एक कंपनी का ऑडिटर है। कंपनी क्या करने वाली है, ईयर एंड में ना इन्वेंट्री काउंट करने वाली है। अब जो सीए प्रभजोत है उसने बोला है कि मैं 29 ऑफ मार्च को है ना आपकी जो साइट है मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, बराबर। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को अटेंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, 29 ऑफ मार्च को मैं पहुँच जाऊँगा। ये हमारे सीए ने ना कंपनी को बताया, बराबर। पर क्या हुआ, 28 मार्च को गवर्नमेंट ने कोई है ना प्रपोजल पास किया होगा, उसके कारण वहाँ के लोग खुश नहीं थे और उन्होंने क्या किया, कोई है ना स्ट्राइक वगैरह कर ली होगी, राइट। उनको वो पसंद नहीं आया। अब क्या हुआ, उसके कारण जो प्लान था नॉट एक्सेसिबल थ्रू एनी अदर मोड, बराबर। अब जो ऑडिटर था वो किसी भी तरीके से अपनी साइट उसकी साइट पे नहीं पहुंच सकता था, राइट। The blockade is lifted after 1 month when state government announced the formation of the committee to look into the protester demand। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उसकी रिक्वायरमेंट पे बोला कि ठीक है हम आपकी रिक्वायरमेंट को रिव्यू करेंगे, बराबर। उन्होंने इसके लिए कमेटी बनाई। तो क्या हुआ, जो 28 मार्च को जो उन्होंने जो ब्लॉक किया था वो 1 महीने बाद जाके क्या हो गया, लिफ्ट हो गया, बराबर। मतलब इस केस में 1 महीने बाद तो ऑडिटर अटेंड कर सकता है ना, 1 महीने बाद तो उस 1 महीने में नहीं कर सकता, उसके बाद तो कर सकता है ना। तो देखिए, तो ये बोल रहा है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन आई है आपके इस केस में, क्या ये इम्प्रैक्टिकल बता रही है या ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है। तो ऑफकोर्स ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है, ये ऑफकोर्स क्या है, इम्प्रैक्टिकल नहीं है। ऑडिटर को सब्सिक्वेंट डेट पे क्या कर सकता है, अगेन फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को अटेंड कर सकता है। अपने जो ऊपर जो प्रोसीजर देखे थे, ऑडिटर क्या करेगा, पहले तो बेसिक प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और दूसरा जो इंटरविनिंग ट्रांजेक्शन है, राइट, जो इंटरविनिंग मतलब जो 31 मार्च या फिर जो लास्ट इन्वेंट्री काउंट था जो अभी जो हो रहा है, उसके जो बीच जो ट्रांजेक्शन है ऑडिटर क्या करेगा, उस पर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, बराबर। सिंपल है। तो देखिए क्या बोल रहा है, द अबव सिचुएशन डज नॉट हाईलाइट द इम्प्रैक्टिसिबिलिटी ऑफ अटेंडेंस एट द इन्वेंट्री काउंटिंग, राइट। ये एक टेम्पररी है, राइट, ये परमानेंट वाला नहीं है कि इम्प्रैक्टिकल है, राइट। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, अल्टरनेट डेट पे, राइट, ऑडिटर क्या करेगा, फिर से है ना फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को क्या करेगा, अटेंड करेगा और अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। और जो इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शन है ऑडिटर क्या करेगा, उस पर भी अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। तो ये बोलता है जब ब्लॉकेड है जब वो हटे तब ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिट प्रोसीजर अपना परफॉर्म करना चाहिए, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को अटेंड करना चाहिए, राइट। ये वाला क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे, बहुत इजी है और थोड़ा सा लंबा है, तो ये क्वेश्चन अपन सबसे लास्ट में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको हाईलाइट किया, हाँ बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, देखिए, ऑन रिव्यूइंग लीगल एक्सपेंस अकाउंट ऑफ जेड लिमिटेड, सीए सुनीता, ऑडिटर ऑफ कंपनी, finds that legal fees amounting to rupees 10 lakh was paid to B. George, a reputed lawyer, during the year 22-23. On inquiry with management regarding the purpose of such expenditure, evasive reply was received from management stating that a lot of work is performed by said lawyer on behalf of company. However, no specific details was provided. She finds it proper to correspond directly with the lawyer. She obtains the address and mail ID of lawyer from his professional service bill. She shoots off an inquiry letter asking for the nature and status of litigation and claim against the company on her letterhead. Is her approach proper irrespective of the merits of the approach followed by her? What she is trying to achieve by corresponding with lawyer of the company? Okay.
देखिए 2 क्वेश्चन पूछे, क्या हुआ है यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक सेकंड गाइस। तो यहाँ पे बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। कंपनी ने कोई लॉयर को 10 लाख रुपए पेमेंट किया है, उसके रिगार्डिंग सबसे पहले ऑडिटर ने क्या किया, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी, पर जो इंक्वायरी से रेस्पॉन्स था वो क्या था, अप्रोप्रिएटेड नहीं था। इसलिए अब ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिटर जो एंटिटी का जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है वो क्या कर रहा है, उससे कम्युनिकेट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको क्या लग रहा है यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, राइट। ऑडिटर को क्या लगा है यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसलिए वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट कर रहा है। अब दूसरा दूसरा उसने कम्युनिकेट कैसे किया है, उसने कम्युनिकेट कैसे किया है, तो ध्यान रखना उसने इसमें ना मैनेजमेंट को इन्वॉल्व किया ना कुछ और किया। उसने क्या किया, डायरेक्टली डायरेक्टली क्या किया, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को क्या कर दिया, मेल कर दिया, बराबर, उसको पूछने के लिए सारा, बराबर। बात समझ में आ रही है। तो पहला तो क्वेश्चन था कि क्या ये तरीका सही है, राइट, जो हमारे सीए ने जो प्रोसेस फॉलो किया क्या वो सही है, ऑफ कोर्स नॉट। ऐसे 501 इस केस में क्लियरली बोलता है, वो बोलता है कि आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपको करना है लॉयर के साथ। तो उसका प्रोसेस बताया कैसे होगा। सबसे पहले आपको मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि राइट, कि आप क्या कर रहे हो, एंटिटी के जो एक्शन लीगल काउंसिल है आप क्या करना चाहते हो, आप उसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। दूसरा, जो लेटर बनेगा वो कौन प्रिपेयर करेगा, मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगा अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑडिटर। तो प्रिपेयर कौन करेगा, मैनेजमेंट, और भेजेगा कौन, मैनेजमेंट, राइट। जो लेटर जाएगा वो लेटर कौन भेजने वाला, वो मैनेजमेंट भेजने वाला है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को, ऑडिटर नहीं भेजेगा इस केस में। ऐसे 501 क्लियरली बोलता है इस केस में। तो साथ में कंडीशन होती है, जो रेस्पॉन्स होगा वो डायरेक्टली ऑडिटर को मिलेगा, वो मैनेजमेंट को नहीं मिलेगा। रेस्पॉन्स मिलेगा किसको, ऑडिटर को मिलेगा। बात समझ पा रही है। तो ऐसे 501 इसमें क्लियरली क्या बोलता था, कैसे प्रोसेस क्या बताया था, आप पहले मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करोगे कि आप उनसे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हो, राइट। वो कैसे होगा प्रोसेस, आप मैनेजमेंट को बोलोगे आप क्या करिए, लेटर भेजिए अपने एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को। ध्यान रखना, आप क्या करिए, लेटर भेजिए। भेज कौन रहा है, मैनेजमेंट भेज रहा है। ऑडिटर क्या करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा, मतलब क्या क्या मैटर डालने वो सब कौन बताएगा, ऑडिटर बताएगा। भेजेगा कौन, मैनेजमेंट। साथ में कंडीशन क्या होगी कि जो रेस्पॉन्स होगा वो डायरेक्टली ऑडिटर को मिलेगा। तो इस केस में हमें जो सीए ने जो काम किया है कि विदाउट कम्युनिकेटिंग मैनेजमेंट, उसने जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से जो डायरेक्ट कम्युनिकेट किया है, खुद ने कम्युनिकेट किया है, वो एज पर ऐसे 501 नहीं है, राइट। अब यहाँ पे ऑडिटर का मतलब रीजन कहता है करने का, ऑडिटर को यहाँ पे क्या लगा था, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लगी थी, और ऑडिटर उसके रिगार्डिंग क्या करना चाहता था, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना चाहता था, इसलिए ऑडिटर ने क्या किया, ये सारा काम किया। तो देखिए, तो जो अप्रोच था, देयरफॉर द अप्रोच इन कम्युनिकेटिंग विद एन एक्सटर्नल लॉयर इज रॉन्ग। He has to make management aware of our intention to communicate directly with the lawyer. The letter of inquiry has to be prepared by management and sent by her. बराबर। अब देखिए उसका पर्पस क्या था, ये सारा करने का उसका पर्पस क्या था। Her approach, her purpose is corresponding with the lawyer of company is to identify litigation and claim involving entity which may give rise to risk of a material misstatement. It is due to the reason that litigation and claim involving the entity may have a material effect on the financial statement and thus may be required to be disclosed or accounted for in the financial statement, right? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो इसके तो लास्ट लाइन दिख रही नहीं, लास्ट लाइन में तो कुछ है ही नहीं। डिस्कस हाउ ही शुड प्रोसीड इन द अबव मैटर एज ऑडिटर ऑफ टीएस लिमिटेड। इससे एक पहले वाली और लाइन देखें, द डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर एंड इज फर्म वर
flashed prominently in local newspaper for the city where company is located. CA तन्मय also belong to the same place. चलिए इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए पूरा क्वेश्चन देखते हैं अपना बैठ। देखिए क्या है, on going through financial statement and records of a TS Limited during the course of statutory audit, CA Tanmay finds that a substantial inventory of company consisting of a mast lighting poles remain with the super industry for certain finishing work. While planning audit procedure, he had planned about seeking a confirmation from super industry regarding existence and condition of such mast lighting poles belonging to TS Limited lying with them as on 31st March 2023. ठीक है, देखिए हमारी कंपनी है, उसकी कुछ इन्वेंट्री क्या है, थर्ड पार्टी के पास है। केस क्या है, कंपनी की कोई इन्वेंट्री है जो किसके पास है, थर्ड पार्टी के पास, राइट। और वो क्या करती है, कुछ जॉब वर्क पे वगैरह होगा, राइट, वो उस पर कुछ फिनिशिंग वगैरह करके वो क्या करती होगी, कंपनी को वापस देती होगी, राइट। नाउ however the premise of a super industry were raided by DGCI, उस पर कई रेड वगैरह हुई होगी, राइट, किस कारण, फॉर फेक बिलिंग स्कैम के कारण। तो प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म वाज arrested on November 22 and came out on bail in the month of March 23. The details of proprietor and his firm were flashed prominently in local newspaper of the city where company is located. CA Tanmay also belonged to the same place. Discuss how he should proceed in the above matter as auditor of a TSL Limited. क्वेश्चन किसका है, इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी। इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी का क्या है, क्वेश्चन है, उस केस में इन्वेंट्री के रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस और कंडीशंस के रिगार्डिंग ऑडिटर क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, राइट। तो ध्यान रखना, हम क्या था इसमें ध्यान रखना, हम खुद वहां जाके कुछ प्रोसीजर कर सकते हैं या फिर हम अदर ऑडिट प्रोसीजर को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, राइट। साथ में जो टाइप 2 रिपोर्ट वगैरह है हम क्या कर सकते हैं, वो भी हम क्या कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, राइट। जो सर्विस ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट, हम वो भी क्या कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, बराबर। या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट वगैरह कर सकते हैं, राइट। इन रिलेशन टू जो इन्वेंट्री रिलेटेड जो है ना डॉक्यूमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, उसको इंस्पेक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्या था, कि सबसे पहला क्या था, आप क्या करोगे, जो एक्सटर्नल जो थर्ड पार्टी है आप क्या करते हैं, उससे कंफर्मेशन लेते थे रिगार्डिंग क्वांटिटी, राइट। इंफेसिस किस पे था, पहला तो उसकी क्वांटिटी पे, राइट, क्योंकि हमको किसके रिगार्डिंग लेना है, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, इसलिए हम क्या करते थे, क्वांटिटी और कंडीशन के रिगार्डिंग हम क्या करते थे, एक कंफर्मेशन लेते थे, बराबर। और हमको कोई ऐसा सर्कमस्टेंस थे, राइट, जो इंडिकेट करता है कि हमको कुछ और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते थे, ऑल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते थे। और यहाँ पे ऐसी ही एक सर्कमस्टेंस है, राइट, यहाँ पे ऐसी ही एक सर्कमस्टेंस है, क्योंकि हो सकता है उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट हो, इसलिए ऑडिटर क्या करेगा, यहाँ पे अदर ऑडिट प्रोसीजर भी क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। अब देखिए सबसे पहले तो क्या करेगा, अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है तो ऑडिटर क्या करेगा, उससे तो पहले रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी एज टू क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटी, perform inspection or other audit procedure appropriate in the circumstance, right। क्या बोलता है, अगर जो पार्टी है थर्ड पार्टी, अगर ऑडिटर को उसकी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे क्या है, डाउट है, राइट, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, इस केस में अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर पाएगा। अपन इस चीज को क्या बोल रहा था, जो सर्कमस्टेंस है अपन उसको इसको ना एज वन ऑफ द एग्जांपल बताया था इस सिचुएशन को, राइट। तो उस केस में ऑडिटर अदर प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेगा, ऑडिटर या तो अटेंड कर सकता है या फिर कोई दूसरा ऑडिटर क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है टू अटेंड थर्ड पार्टी फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री इफ प्रैक्टिसेबल, राइट। जो थर्ड पार्टी का जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट है उसको अटेंड करने के लिए क्या ऑडिटर क्या कर सकता है, या तो खुद वहां जा सकता है या फिर कोई दूसरा ऑडिटर को बोल सकता है कि वहां आप क्या करिए, उसको अटेंड करिए। या फिर ऑडिटर क्या कर सकता है, अब ध्यान रखना, वो कोई है ना फिनिशिंग वर्कर का काम करती, जॉब वर्क कर रही, तो उसकी कोई सर्विस ऑडिटर का अगर रिपोर्ट है तो हम क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, वो भी है ना ले सकते हैं, राइट। या फिर इन्वेंट्री के रिलेटेड जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है हम क्या कर सकते हैं, उसको है ना इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बराबर। ओके, तो ये अगेन ध्यान रखना, in the given case integrity of third party appears to be doubtful in view of DGCI raid and his possible involvement in the fake billing scam, he has already been behind bars, right। तो वापस ये जो अपन ने देखे हैं इसी को वापस यहाँ पे क्या किया है, वापस से जो कंक्लूजन दिया है, राइट। क्या है, आपको उसकी इंटीग्रिटी पे डाउट है तो इससे जो सिर्फ कंफर्मेशन है आप क्या कर सकते हो, वो एज ए रिलायबल कंफर्मेशन नहीं है, आपको उसके साथ कुछ दूसरा ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म करना चाहिए, राइट।
ये अगेन रिपीटेड है, ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाले जैसा ही है, थोड़ा सा ईजी है उससे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। देखिए क्वेश्चन किसका है, इन्वेंट्री किसकी है, कंपनी की, थर्ड पार्टी के पास है। तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, बराबर। तो सबसे पहले बेसिक प्रोसीजर दे रखे हैं और फिर एडिशनल प्रोसीजर दे रखे हैं, राइट। तो अगेन ये क्या है, रिपीटेड है। ये भी देखिए बड़ा इजी है, क्या है, एक कोई इजी कम्युनिकेशन है, आप क्या हो, उसके ऑडिटर हो। इन्वेंट्री एट द ईयर एंड कितनी थी, 2.25 करोड़ थी। फिर ये क्या बोल रहा है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस हो गए जिसके कारण आपने क्या किया है, उसकी फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को अटेंड नहीं कर पाए, राइट। तो ये बोल रहा है इस केस में आप बताइए कि ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। एज पर ऐसे 501 ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बराबर। तो ये क्या बोलता है, अगर आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को, राइट, अगर आप अटेंड नहीं कर पाए हो, आपको क्या करना है, आपको कोई अल्टरनेट डेट पे आपको क्या करना चाहिए, उसको अटेंड करना चाहिए। साथ में जो इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शन है, आपको क्या करना चाहिए, उसको है ना इवेलुएट करना चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए, राइट। अगेन ये रिपीटेड जैसा है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, आपको अल्टरनेट डेट पे आपको क्या करना चाहिए, ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना चाहिए था। ये क्या बोला, ऑडिटर में आल्सो सीक मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑन द कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द इन्वेंट्री एंड एश्योरेंस विद रिगार्ड टू एडहेरेंस टू लेट डाउन प्रोसीजर फॉर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, राइट। तो बड़ा ही सिंपल सा है, अगेन ये रिपीटेड जैसा है। ओके, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है, मून लिमिटेड वाला। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मून लिमिटेड, सॉरी, चलिए अपन अपने एक बार लास्ट से एक बार देखते हैं, लास्ट की 2 लाइन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, देखिए क्या है, enumerate the audit procedure to be considered by auditor if physical inventory counting is conducted at a date other than the date of financial statement with reference to relevant standards on auditing। ओके, तो सिंपल से आपको पता चल गया क्वेश्चन किसका है, ऐसे 501 का है। और इस बार इन्वेंट्री काउंट कब हुई है, राइट, अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। मतलब ऑडिटर का अटेंडेंस में इसमें प्रॉब्लम नहीं है, जो मैनेजमेंट का जो इन्वेंट्री काउंट था वो कब है, अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, राइट, ये उसकी बात कर रहा है। चलिए पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी कुछ इंस्टीट्यूट ने पूछा है क्या। तो देखिए, ये बोल रहा है एक कंपनी है मून लिमिटेड, उसके ऑडिटर कौन है, जेके एंड एसोसिएट। नॉर्मली कंपनी ईयर एंड पे क्या करती है, अपना इन्वेंट्री काउंट करती है, पर इस साल कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस हो गए जिसके कारण एंटिटी वो नहीं कर पाई, बराबर। इसलिए मैनेजमेंट ने क्या किया है, जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट है वो आफ्टर अ मंथ किया है, 1 महीने बाद क्या किया, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट किया है। तो उसमें बोला है कि इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, तो सबसे पहले तो ऑडिटर क्या करेगा, उस फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को अटेंड करेगा, बराबर। और फिर एक तो ऑडिटर क्या करेगा, जो जो मतलब मैनेजमेंट ने जो 1 महीने बाद जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट परफॉर्म किया है, ऑडिटर सबसे पहले तो क्या करेगा, उसको अटेंड करेगा, और उसके जो नॉर्मल प्रोसीजर्स थे ऑडिटर क्या करेगा, उसको परफॉर्म करेगा, बराबर। अब जो 1 महीने में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो बीच में जो 1 महीने में ट्रांजेक्शन हुए हैं, ऑडिटर क्या करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा, देखेगा। पहला तो मैनेजमेंट का एप्रोप्रिएट कट ऑफ प्रोसीजर वगैरह देखेगा, राइट। मैनेजमेंट से कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वगैरह करेगा, जो सब्सिक्वेंट सेल्स वगैरह हुए हैं, ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी है ना देखेगा।
मान लीजिए एंटिटी कोई परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड मेंटेन करी है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी है ना रेफर करेगा, राइट। तो क्या बोल रहा है ऑडिटर, सबसे पहले तो है ना बाद वाली डेट पे जो प्रोसीजर फिजिकल इन्वेंटरी काउंट परफॉर्म किया है ऑडिटर सबसे पहले तो उसको अटेंड करेगा। फिर साथ में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर सेल्फ परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर चेंजेस इन इन्वेंटरी बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। फिर कुछ एग्जांपल दिए हैं क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म करोगे। तो सबसे पहले तो परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड अगर एंटिटी मेंटेन करी तो ऑडिटर उसको चेक करेगा। साथ में ऑडिटर चेक करेगा क्या वो रिलायबल है, राइट। रीजन फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग द फिजिकल काउंट एंड द परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड, अगर कोई डिफरेंस है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी पढ़ना अगेन इवेल्युएट करेगा, उसको भी इन्वेस्टिगेट करेगा, राइट। ये वाला थोड़ा सा बोरिंग लगता है क्योंकि है ना सब एक जैसे ही क्वेश्चन लगते हैं सारे के सारे। ओके ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ठीक है, जीएचके एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट conducting the audit of a PBS Limited, a listed company for the year ended 31/3/23, is concerned with the presentation disclosure of the segment information included in the company's annual report. GHK Associate want to ensure that the method adopted by management for determining segment information have resulted in disclosure in accordance with the applicable financial reporting framework. Guide GHK Associate with example of method that may be relevant when obtaining understanding of the method used by management with reference to relevant assay. अब देखिए ऐसे 501 अपन को क्या बोलता है, सेगमेंट रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग अपन को बोलता है क्या उसका ऑडिटर को देखना है उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर क्या एज पर एफआरएफ है या नहीं, राइट। ऑडिटर क्या देखना होता है, उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर इसका ऑपरेटिंग सेगमेंट का क्या एज पर एफआरएफ है या नहीं, राइट। तो उसमें ऑडिटर क्या करता है, एफआरएफ की रिक्वायरमेंट देखता है, मैनेजमेंट का प्रोसेस देखता है, राइट। साथ में देखता है क्या मैनेजमेंट का प्रोसेस जो एफआरएफ की जो डिस्क्लोजर या फिर प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं, क्या उससे कंप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। साथ में ऑडिटर चाहे तो मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर है, राइट, उसको क्या कर सकता है, वो है ना टेस्ट भी कर सकता है, राइट, क्या कर सकता है, उसको टेस्ट भी कर सकता है। फिर ध्यान रखना कुछ मैटर्स थे जो ऑडिटर कंसीडर करता है, जैसे कि कॉस्ट का ना एलोकेशन कैसे है, या फिर एसेट का एलोकेशन कैसे है, या फिर मान लीजिए कोई इंटर सेगमेंट कोई सेल ट्रांसफर अगर है तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे है, राइट, उसका क्या ट्रीटमेंट वगैरह है, बराबर। ऑडिटर क्या कर सकता है, इन सब चीज़ों को क्या करता है, इन सब मैटर को कंसिडर करता है, राइट। जब ऑडिटर देखेगा कि मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर है, राइट, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसमें ऑडिटर जो मैटर कंसिडर क्या क्या मैटर कंसिडर करता है, राइट। देखिए ऑडिटर सेल ऑपरेटर साई regarding presentation disclosure of the segment information in accordance with the AFRF by obtaining an understanding of the method used by management in determining segment information and evaluating whether such method are likely to result in the disclosure in accordance with the AFRF, right। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट किस तरीके से सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, डिटरमाइन करती है, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, उस मेथड की अंडरस्टैंडिंग लेगा, राइट। साथ में उस टेस्ट उससे ना मेथड की क्या कर सकता है, टेस्टिंग भी कर सकता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर दीज आर एडिक्वेट इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एएफआरएफ, बराबर। तो ऑडिटर पर्टिकुलर क्या क्या चीज देखे, जैसे सेल ट्रांसफर और चार्जेस बिटवीन सेगमेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अमाउंट, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एसेट एंड कॉस्ट अमंग सेगमेंट, कंपैरिजन विद बजट, अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। और अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर से भी हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, उसकी कंसिस्टेंसी वगैरह देखेंगे, कंसिस्टेंसी विद द प्रायर पीरियड एंड एडुकेशन ऑफ डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू इनकंसिस्टेंसी, राइट। ऑपरेटिंग सेगमेंट आपको याद है कुछ ऐसा था, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, ऐसे डिपार्टमेंट जो है ना सेल्स भी करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसकी क्या है कॉस्ट भी इंकर करते हैं, बराबर। फिर उसमें वो एक 10% वाला क्राइटेरिया था, याद है आपको। अगर वो सारा मीट होता है तो वो क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट में कवर होता है और उससे रिलेटेड अपनी कंपनी को कुछ डिस्क्लोजर वगैरह देने होते हैं, राइट। तो ये उसी की बात कर रहा है, राइट। बड़ा इजी क्वेश्चन है। ऑडिटर को बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, ऑडिटर को देखना है कि जो मैनेजमेंट सेगमेंट जो रिपोर्टिंग सेगमेंट
ऑपरेटिंग सेगमेंट के रिगार्डिंग जो रिपोर्टिंग कर रही है क्या वो एज पर एएफआरएफ है या नहीं है, क्या उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एज पर एएफआरएफ है या नहीं, राइट। उसके लिए ऑडिट क्या करेगा, मैनेजमेंट का जो मेथड है ऑडिट क्या करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा, एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट वगैरह देखेगा, चेक करेगा क्या मैनेजमेंट का जो मेथड है एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करने के लिए एडिक्वेट है या नहीं है। साथ में ऑडिटर चाहे तो उस मेथड की टेस्टिंग भी कर सकता है, राइट। ओके, तो चलिए एक बार इसकी लास्ट की 2 लाइनें देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। देखिए इसके लास्ट की 2 लाइन क्या है, देखिए देखिए जो ऑडिटर है डिसाइडेड दैट द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट स्टेटिंग द इन्वेंटरी एग्जिस्ट and is in appropriate physical condition will be sufficient and appropriate with respect to audit evidence to conclude that the inventory balance in the financial statement is free from any material misstatement. In the light of SA 501, evaluate whether the decision taken by engagement partner is appropriate or not. कोई इन्वेंटरी की कंडीशन अगर है उसके लिए मैनेजमेंट ऑडिटर क्या कर रहा है, सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहा है और कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है कि सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है, इनफ है। तो बोल रहे हैं क्या ये एज पर SA 501 एज पर ऐसे 501 क्या ये सही है या नहीं है। ओके ऑफकोर्स ये सही तो नहीं है, बराबर रीजन वगैरह सब देखेंगे तो ऑफकोर्स ये सही नहीं है। चलिए एक बार पूरा क्वेश्चन देखते हैं कि और भी कोई क्वेश्चन पूछा है। हम एक कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं और जो ऑडिटर है उसने डिटरमाइन किया है जो इन्वेंट्री है वो क्या है, मटेरियल है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब उसने मैनेजमेंट की इंक्वायरी करी तो मैनेजमेंट ने बोला कि वो क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कर रही है, एक एनुअल फिजिकल इन्वेंटरी अकाउंट परफॉर्म करेगी ऑन ऑल इट्स वेयर हाउस। साथ में मैनेजमेंट ने बोला है कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, 100% फिजिकल इन्वेंटरी काउंट कर रहा है। इसके कारण ऑडिटर जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसने क्या डिसाइड किया कि नॉट टू परफॉर्म एनी फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री एज इट विल बी डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क। इसलिए उसने बोला कि जो इन्वेंट्री काउंट होता है राइट, वो किसी भी तरीके का इन्वेंट्री काउंटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा, राइट। साथ में उसने बोला कि मैनेजमेंट का जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, इनफ है। अब देखिए अपन ने ऐसे 580 में देखा था क्या कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होता है ऑल्दो दे आर एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, दे आर रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस, बट दे आर नॉट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और ऐसे 501 क्या बोलता है, आपको एग्जिस्टेंस और कंडीशन के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना। तो पहली बात तो आपकी जो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही है, बराबर। पहला लूपहोल तो ये हो गया, ध्यान रखना। दूसरा ऐसे 501 आपको क्लियरली बोलता है कि आपको क्या करना है, कुछ टेस्ट काउंट आपको करने जरूरी है, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, पहले तो नॉर्मल बताया है कि आपको क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। Hence, in the given case, the approach of engagement partner is not appropriate, as when inventory is material to the financial statement, auditor shall obtain SAI regarding existence condition of inventory. This should be done by performing various audit procedures, which also include attending physical count, observing the count, inspecting the inventory, and re-performing a physical count. Right? तो इस केस में सिंपल सा बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ये प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए। साथ में आप इसमें रेफरेंस दे सकते हो कि ध्यान रखना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में अपने आप में राइट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होते। तो जो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को लेकर जो रिक्वायरमेंट थी वो ऑडिटर की फुलफिल नहीं हुई है, राइट। तो अपन ने एक क्वेश्चन छोड़ा था, एक बार अपन उसको पूरा करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है।
इसके पहले लास्ट की 2 लाइनें देखते हैं क्या है, फिर अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता हो तो एक बार अपन डर जाते हैं, क्या 1.5 पेज का तो क्वेश्चन है, करना क्या। तो इससे क्या होता है, सबसे पहले लास्ट की 2 लाइनें पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या है, बिफोर प्रोसीडिंग टू अटेंड फिजिकल इन्वेंटरी काउंट प्रोसेस ऑफ कंपनी, इवेलुएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर सेंड टू सीए careful as stated above. You may suggest modification, addition or removal of such instruction to ensure effective account process. Okay. मैनेजमेंट कोई फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करने वाली है, राइट, वो एक्चुअल फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करना, वो परफॉर्म करे, प्रोसीजर परफॉर्म करे, उससे पहले जो मैनेजमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस थे वो ऑडिटर को क्या किए गए, भेजे गए। तो बोला गया अगर आपको इसमें कोई कमियां दिख रही, कोई लूप होल दिख रही, तो आप क्या करिए, हमको रिकमेंड करिए, राइट। क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अपन को ईजी लगेगा। अब क्या है क्वेश्चन अपन को ईजी लगेगा। तो चलिए अब देखिए, अब जैसे अपने क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पहले ही देख लिए कि ऑडिटर को क्या करना है, लूप होल्स आइडेंटिफाई करना है और रिकमेंड करना है। क्या करना है, लूप होल्स आइडेंटिफाई करना है और उसको क्या करना है, साथ में रिकमेंड करना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ऑडिटर एक कोई है ना, टेस्टी फूड लिमिटेड है, ऑडिटर क्या कर रहा है, उसकी ऑडिट कर रहा है, राइट, ऑडिट करने वाला है। अब कंपनी का बिजनेस क्या है, ठीक है, कंपनी है, कंपनी का बिजनेस क्या है, एक्सट्रैक्टिंग राइस फ्रॉम अ पैडी ग्रेन एंड कैटर्स टू डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट पर्टिकुलर इन गल्फ रीजन, बराबर। मतलब कंपनी क्या कर रही है, पैडी से क्या कर रही है, राइस ऑप्टेन कर रही है। ये एक प्रोसेस होता है, इसके थ्रू क्या होता है, राइस ऑप्टेन होते हैं, बराबर। और फिर क्या करती है, इसको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में क्या करती है, इसको है ना बेचती है। इट हैज इट्स प्लांट स्प्रेड इन द एरिया ऑफ अबाउट 20 एकड़ लोकेटेड इन नेशनल कैपिटल रीजन, बराबर। इसका जो प्लांट है वो कितना है, 20 एकड़ का है। इसका जो प्लांट है वो कितना है, 20 एकड़ का है। पैडी कंटेन इन jute bag of nearly standard size is purchased from the dealer and agent। तो पैडी है वो एक बैग में रखे जाते हैं, देखिए सबसे पहले तो अपन ने क्या देखा, ये क्या कर रही है, कंपनी पैडी से है ना राइस निकालती है। दूसरा इसका जो एरिया है वो 20 एकड़ का है। तीसरा जो पैडी मतलब उसकी जो रॉ मटेरियल उसका जो हुआ वो क्या है, एक बैग में आते हैं। पैडी क्या है, एक बैग में आते हैं। और ध्यान रखें वो स्टैंडर्ड साइज का है, क्या है, स्टैंडर्ड साइज का है। फिर ये क्या बोल रहा है, इट इज स्टोर इन हीप्स ऑन पैलेट अ काइंड ऑफ वुडन स्ट्रक्चर इन ओपन एरिया कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव शीट्स एंड स्टील सिलोस। सिलोस आर यूज्ड स्टील कंटेनर विद मेजरिंग स्ट्रेन गॉज इन कंपनीज प्रीमाइस। फिर ये क्या बोलता है, फिर ये कोई स्टील सिलोस में क्या किया जाता है, इनको है ना स्टोर किया जाता है, राइट। एक स्टील सिलोस करके कुछ आता होगा, कोई है ना स्टील का कोई कंटेनर होगा, उसको स्टील सिलोस कहते हैं। ज़्यादा अपन को समझने की जरूरत नहीं, पर स्टील सिलोस करके कोई है ना कंटेनर है, उसमें क्या किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है। तो उसकी खास बात क्या है, इसके है ना जो स्टील सिलोस है उसके ऊपर क्या होता है, एक मेजरिंग करने का कोई है ना प्रोसेस दिया होगा, उस पर कोई मेजरिंग टैप वगैरह दी होगी, जिसके थ्रू क्या किया जा सकता है, उसको मेजर किया जा सकता होगा, राइट। उसमें जो भी स्टोर है उसको क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता होगा। अभी आगे क्या बोल रहा है, आप भी ये साथ में है ना ये फैक्ट्स लिखते रहना, इजी रहेगा। एक सेकंड गाइस।
चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके 3 तरीके के राइस की ब्रांड है, राइट। क्या बोल रहा है, कंपनी मेनली प्रोड्यूसेस 3 राइस ब्रांड। कौन सा, राजा, शहजादा एंड बादशाह। राजा जो शहजादा है वो तो डोमेस्टिक के लिए है, और जो बादशाह है वो इंटरनेशनल के लिए है। फिर ये बता रहा है राइस को है ना पैडी से कैसे है ना ऑब्टेन किया जाता है, उसमें बोलता है बहुत सारे प्रोसेस होता है, राइट। मतलब बहुत सारे स्टेप होते हैं, पहले एक स्टेप होता होगा, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, और फिर ऐसे ऐसे करके क्या होता है राइस को ऑब्टेन किया जाता होगा, या फिर उसकी पूरी फिनिशिंग करी जाती होगी। जैसे कि पहले सबसे पहले पैडी को क्लीन किया जाता होगा, फिर उसका जो आउटर लेयर है उसको हटाई जाती होगी टू ऑब्टेन ब्राउन राइस, फिर उसको वाइटनिंग करते होंगे, फिर उसको पॉलिशिंग, राइट, फिर उसको शॉर्टिंग, फिर उसकी पैकेजिंग, विच इज अकम्प्लिश बाय मींस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ अ मशीन इंस्टॉल्ड इन अ प्लांट। मतलब ध्यान रखना, पैडी बहुत सारे स्टेप में क्या किया जाता है, मल्टीपल स्टेप परफॉर्म करने के बाद क्या होता है, पैडी ऑब्टेन होता है, राइट। तो ये तो अपन को, अब देखिए अपन ने क्या किया है, देखिए जब भी ऑडिट करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंटिटी का जो बिजनेस ऑपरेशन है हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे पहले अपन को क्या करी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग दी है कि कंपनी है ना राइस के बिजनेस में है। कंपनी जो डीलर्स या फार्मर्स कह लो उनसे क्या करती है कि पैडी मंगवाती होगी, वो जूट बैग में आते हैं, राइट। वो बैग स्टैंडर्ड साइज के हैं। फिर कंपनी क्या करती है, उस पैडी से राइस बनाती है। राइस में अलग अलग प्रोसेस है, राइट। राइस में क्या है, अलग अलग प्रोसेस है, पहले उसको क्लीन किया जाता होगा, फिर उसके आउटर लेयर को हटाई जाती होगी, फिर उसमें से ब्राउन राइस आता होगा, फिर उसको व्हाइट किया जाता है, फिर उसको पॉलिश किया जाता है, फिर उसको शॉर्ट किया जाता है। तो मतलब क्या है, मल्टीपल स्टेप्स है, इसके अलग अलग प्लांट होंगे, राइट। इसके अलग अलग क्या होंगे, प्लांट होंगे, बराबर। अब अपन देखते हैं मैनेजमेंट का प्रोसीजर क्या। तो मैनेजमेंट को क्या करना है, अभी मैनेजमेंट की ये कंपनी की क्या है, इन्वेंट्री है। अब ये मैनेजमेंट क्या करेगा, इसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट ने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म बनाए होंगे, कुछ मैनुअल बनाए होंगे कि किस तरीके से क्या होगा, सारे काउंट प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएंगे। और ये ध्यान रखना, साथ में ऑडिटर को भेजे जाएंगे, ये ऑडिटर को क्या किए जाएंगे, भेजे जाएंगे। तो मैनेजमेंट ने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाए हैं और प्रोसीजर बनाए, राइट, जिसके थ्रू क्या होगा, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट क्या किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा। अब क्या क्या प्रोसीजर है, द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस इज टू बी सुपरवाइज्ड बाय रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी रेस्पॉन्सिबल फॉर अ स्टोरेज फंक्शन। अब देखिए पहला लूपहोल तो यहीं आ गया। क्या, एक तो यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, जो पर्सन उसको स्टोर कर रहा है वही पर्सन क्या कर रहा है, उसको सुपरवाइज कर रहा है, उसकी काउंट प्रोसीजर को क्या कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, बराबर। तो पहला तो यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है। दूसरा, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर कौन से डिपार्टमेंट से होना चाहिए था, फाइनेंस डिपार्टमेंट से होना चाहिए था, क्यों, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से क्या है, रिलेटेड है, राइट राइट, ध्यान रखना, वो पर्सन वहां से होना चाहिए था, बराबर। फिर ये क्या बोल रहे हैं, देयर शुड बी नो डिस्टर्बेंस टू द रूटीन प्रोसेस ऑफ रिसीविंग गुड्स एंड डिस्पैच ड्यूरिंग द काउंटिंग टाइम पीरियड। अब ध्यान रखना, अगर बहुत एक्सेप्शनल केस में अगर आपके प्रोसेस को अगर आप है ना थोड़ा पोस्टपोन नहीं कर सकते या फिर उसको हेल्प नहीं कर सकते तो एक्सेप्शन केस अलग है। अदरवाइज जो काउंट प्रोसीजर होता है उस तरह उस ड्यूरेशन दैट उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई भी है ना ऐसा ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, काउंटिंग थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है, रिजल्ट थोड़े से इनएक्यूरेट हो सकते हैं। मतलब अगर आप उस समय प्रोडक्शन वर्कर को है ना रोक सको तो आपको क्या करना चाहिए, उस समय उसको रोक देना चाहिए। तो इसने बोला कि इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, मतलब उसको नहीं रोकोगे तो ये अगेन गलत है, राइट। दूसरा डिस्टर्बेंस अपने दूसरी रूपोल अपन ने निकाली तो अपन उसको बोलेंगे अगर अगर ये पॉसिबल है इसको रोकना तो आप क्या करिए, इसको रोकिए। फिर काउंटिंग प्रोसेस इज टू बी टेकन अंडरटेकन बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट टीम्स ऑफ 3 मेंबर्स ईच फॉर काउंटिंग वेरीफाइंग रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोग्रेस एंड द फिनिश गुड्स, बराबर। तो ध्यान रखना यहाँ पे किसी भी तरीके की मार्किंग की बात नहीं कर रहे। और ध्यान रखना इस स्टेप पे जो आपकी जो इन्वेंट्री है उसकी भी अलग अलग मार्किंग होनी चाहिए। अब देखिए क्या बोल रहे, पैडी इन स्टील सिलोस इज टू बी एस्टिमेटेड यूजिंग देयर कैपेसिटी। अब ध्यान रखना ये भी गलत तरीका है, जब उसके ऊपर मेजरिंग टेप है, जब उसके ऊपर मेजरिंग टेप है तो आपको क्या करना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए, राइट। अगेन ये भी गलत है, क्वांटिटी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज टू बी एस्टिमेटेड कंसीडरिंग प्लांट कैपेसिटी एज ए होल। अब ध्यान रखना इसमें जब मल्टीपल प्लांट्स आपके लगे हुए हैं तो आपको एज ए होल करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे, ईच प्लांट का अलग से आना करोगे, राइट।
आप पूरे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक साथ आप क्या करोगे, इसमें एस्टिमेट नहीं करोगे, आपके पास मल्टीपल उसमें प्लांट लगे हुए हैं, तो इसलिए आप क्या करोगे, हर एक का अलग अलग आप क्या करोगे, निकालोगे। द रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर शुड इंश्योर दैट स्टॉक्स हैव बीन काउंटेड एंड वेरीफाइड इन ऑल एरियाज, एक जगह का मार्किंग होनी चाहिए। अब ध्यान रखना बिफोर प्रोसीडिंग टू अटेंड फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग। ओके, अब देखिए क्या क्या है। ये कहाँ से होना चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट से होना चाहिए था। और जो स्टोरेज फंक्शन को जो सुपरवाइज करता है, ध्यान रखना वो काउंट प्रोसेस को सुपरवाइज नहीं करेगा, जहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। और ध्यान रखना वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, जिससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। फिर ये क्या बोल रहा है, उस समय जब आप फिजिकल इन्वेंटरी काउंट कर रहे हो तो आपको उस समय अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके रिजल्ट्स को क्या होगा, ये अफेक्ट कर सकता है। फिर ये ध्यान रखना, इसने एक और सजेशन क्या दिया है, ये अपन ऊपर ही कवर कर दिया था, कि ध्यान रखना वहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। इसको वापस से इन्होंने रिपीट किया है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी को रिलेटेड कोई भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब उस टीम के कौन मेंबर होंगे उसको लेके कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। वहाँ एक ऐसा इंस्ट्रक्शन होना चाहिए था, राइट, जो उससे जो स्टोरेज से रिलेटेड जो है ना पर्सन है, वो है ना काउंटिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, राइट। फिर ये क्या बोल रहा है, काउंट शीट शुड कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इन्वेंटरी रिकॉर्ड ऑफ कंपनी। ध्यान रखना कंपनी 3 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी के पास मल्टीपल प्लांट्स है, राइट। ये भी सिंपल सा, एक बार आप इसको रीड करना, कुछ टाइम पास किया गया है। फिर ध्यान रखना, देखिए ये इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस आर साइलेंट ऑन हाउ पैडी लाइंग इन ओपन is to be counted and verified. Paddy in a jute bag lying in open in heap should be verified by counting number of bag in one heap. As each bag is of a nearly standard size, the quantity of paddy can be determined by counting number of bag in a heap and correlating it with the weight of a standard bag. अपन क्या बोला था, हर बैग एक स्टैंडर्ड साइज का, इससे आप क्या कर सकते हो, पैडी का है ना एक एस्टिमेट ले सकते हो, राइट। ये उसी की बात कर रहा है। और मैनेजमेंट ने इसके रिगार्डिंग कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, मैनेजमेंट साइलेंट है, तो अपन को मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा, राइट। आपके जो दूसरे जो है ना पैडी है जो ओपन एरिया में रखे हुए, आपको क्या करना है, उसका भी आपको काउंटिंग करनी है, राइट। फिर ये क्या बोल रहा है, पैडी स्टिल सिलो शुड बी डिटरमाइन यूजिंग मेजरिंग स्टैंड ऑन सिलोस, डिटरमाइनिंग क्वांटिटी इन सिलोस बेस्ड ऑन सिलो कैपेसिटी मे लीड टू रॉन्ग रिजल्ट एज पैडी मे हैव बीन यूज्ड फ्रॉम सच सिलोस, राइट। मतलब मान लीजिए उसमें मेजरिंग जो दिया आप उसको नहीं करके आप क्या कर रहे हो, सिलोस की जो कैपेसिटी आप उसके बेसिस पर अगर आप एस्टिमेट करोगे तो ध्यान रखना कि उससे गलत रिजल्ट आएगा। फिर ध्यान रखना, क्वांटिटी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस शुड बी एस्टिमेटेड ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट फॉर द प्लांट एज अ होल। एस्टिमेटिंग डब्ल्यूआईपी इन्वेंटरी फॉर प्लांट एज अ होल वुड गिव इनएक्यूरेट पिक्चर ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी, राइट। ये भी अपन उसी समय कंसीडर करें, आपके पास जब डिफरेंट प्लांट है तब क्या करोगे, हर प्लांट की अलग से करोगे, पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एज ए होल आप कंसीडर नहीं करोगे। फिर ध्यान रखना, फिनिश गुड इन्वेंटरी नीड टू बी काउंटेड कैटेगरी वाइज। राइस बैग शुड बी वेरीफाइड बाय चेकिंग द नेम ऑफ द ब्रांड, राइट। ध्यान रखना आपको हर एक जो अलग ब्रांड है उसकी अलग अलग आपको काउंटिंग करनी चाहिए, राइट। फिर ध्यान रखना, देयर इज नो इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग डैमेज्ड और ऑब्सोलेट स्टॉक आइटम, particular the case of finished goods that is rice damaged obsolete inventory should be counted and shifted to a separate area of assessment of the condition and to prevent mix up with other standard inventories. Counts need to be signed by each team member. The responsible officer should ensure that stocks have been counted, verified in all area. Distinctive mark are put to confirm completion of a counting. मैंने क्या बोला, किसी तरीके मार्किंग के रिगार्डिंग भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो वो भी इंस्ट्रक्शन होना चाहिए था। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपको जो मैक्सिमम जो रिकमेंडेशन आपको करनी है, जो मैनेजमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है, आपको मैक्सिमम रिकमेंडेशन वहीं से मिल जाएगी। दूसरी और रिकमेंडेशन आपके दिमाग में आती है तो आप दे देना, तो एटलीस्ट जो इंस्ट्रक्शन के जो लूप होल दिख रहे हैं वो आप क्लियरली बता दें, राइट। थैंक यू, राधे राधे।